अजीज तलबा तालिबात, शोबे उर्दू गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निजामाबाद की जानिब से यूजीसी एकेडमिक ग्रांट्स की इमदाद से आज हम लोग एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्कशॉप का उन्वान है द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, फन तर्जुमा निगारी। मेहमान और प्रिंसिपल और दीगर मौजूद पहुँच चुके हैं, तो वर्कशॉप के आगाज़ के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज की इस तकरीब की सदरात के लिए मैं कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब राम मोहन रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और आज के प्रोग्राम की सदरात करें। इसी तरह मैं कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रंगरत्न साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी शहनशीन में तशरीफ लाए। आज हमारे दरमियान मौलाना आजाद उर्दू नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शोबे ट्रांसलेशन के दो प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद हैं। मैं जनाब डॉक्टर फहीमुद्दीन अहमद साहब, स्टूडेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं। मैं जनाब डॉक्टर जुनैद जाकिर साहब, स्टूडेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन मानो से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। मैं हमारे अब्दुल अजीज लेक्चरर और यूजीसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं। मैं एमए हफीज से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारे प्रिंसिपल साहब को बुलाया की इजाजत पेश करें, बुके पेश करें। मैं उमर शेख इमाम मैना से ख्वाहिश करता हूँ कि वो फहीमुद्दीन अहमद साहब को बुलाया की इजाजत पेश करें। मैं हमारे कॉलेज के लेक्चरर फेरोज से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारे मेहमान जनाब जुनैद जाकिर साहब को बुके पेश करें। इसी तरह मैं जनाब हसीब रहमान साहब लेक्चरर कानून से ख्वाहिश करता हूँ कि वो रफीक साहब को गुलदस्ता पेश करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूजीसी इस कॉलेज में तलबा की तरक्की के लिए बहुत से प्रोग्राम मुनक़िद करती है। ये मैं उमर शेख से ख्वाहिश करता हूँ कि रकम साहब को गुलदस्ता पेश करें। तो यूजीसी के तहत ये प्रोग्राम है और वर्कशॉप का मकसद यही है कि हमारे तलबा को रोजमर्रा की तालीम के साथ कोई ऐसा हुनर सिखाया जाए, कोई ऐसी तालीम दी जाए जिससे उनका मुस्तकबिल संवरे, उनको जो है रोजगार के मौके हासिल हो। तो हमने ये तय किया, इससे पहले हमने जर्नलिज्म पे वर्कशॉप किया था, बड़ा कामयाब रहा। बहुत से बच्चे हमारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं। उसी तरह ट्रांसलेशन भी जो है बहुत ही अहम शोबा है और सबसे अहम बात यह है कि तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से उर्दू ट्रांसलेटर्स के लिए 66 पोस्ट का अनाउंसमेंट हुआ है और उसमें डिग्री पास उम्मीदवारों को मौका दिया जाता है। तो इस तनाजुर में इस वर्कशॉप की अहमियत का अंदाजा लगाइए कि कल में जो है ये हमारा टाइटल फेसबुक पे डाला था, तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से एक लड़के ने फोन किया कि सर हम इसमें शिरकत कर सकते हैं क्या। निजामाबाद से कई स्टूडेंट्स ने फोन किया कि क्या सर हम इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, तो मैं बोला मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो इसका अंदाजा यही है कि ये ट्रांसलेशन आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहमियत वाला है। आज हम सिलेबस में जो कुछ उर्दू में पढ़ते हैं, अखबार में जो कुछ उर्दू पढ़ते हैं, जो कुछ नोटिफिकेशंस देखते हैं, ये सारे के सारे ट्रांसलेशन होकर हमारे पास आते हैं। तो ये प्रोग्राम का मकसद है वर्कशॉप का कि हम फन तर्जुमा निगारी से वाकिफियत हासिल करें। तो आज दिन भर जो प्रोग्राम रहेगा, तो अभी तो इब्तिदाई सेशन चलेगा, उसके बाद तफसीली लेक्चर होगा। आपसे ख्वाहिश है कि नोटबुक लिए रखें, जो कुछ बताया जा रहा है नोट करते जाए, सवाल करें। दोपहर में आपको ट्रांसलेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आज के इस इब्तिदाई इजलास में मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम से हिस्से में बात करें।
जनाब प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल, मेहमान खसूसी, रिसोर्स पर्सन्स और इस वर्कशॉप के रूह रवा माहिर तर्जुमा डॉक्टर असलम फारूकी साहब, एक अहम मौजू पर ये वर्कशॉप रखा गया है। मैं तमाम तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि असलम फारूकी साहब की सरकर्दगी में आप लोगों को ऐसे मौके फराहम हो रहे हैं। जहाँ तक तर्जुमा निगारी का सवाल है, ये एक आर्ट है। मैं एक मरतबा एक विशिष्ट प्रोफेसर मुगली तबस्सुम के साथ रहा हैदराबाद में। उन्होंने कहा कि तर्जुमा निगारी ऐसी है कि तमिलनाडु में सुबह का हिंदू शाम में मुसलमान हो जाता। वहाँ एक अखबार होता था मुसलमान उर्दू का, शाम रोजा था, शाम नामा। सुबह उन्होंने कहा मुगली तबस्सुम में कि सुबह का हिंदू शाम में मुसलमान हो जाता। तो ये हमारे ट्रांसलेशन है। उर्दू में ज़्यादातर आजकल ट्रांसलेटिव स्क्रिप्ट चल रही है। मैं तर्जुमा निगारी के लिए उर्दू अखबार को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक नई इस्तिलाहात को दरियाफ्त किया और तर्जुमा निगारी भी एक ऐसी चीज़ है जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से जोड़ती है। मैं अखबार की खबर पढ़ के हमेशा थोड़ा सा दिमाग में हलचल पैदा होती है कि कहीं पर कोई फसाद हो गया, उसके बाद दूसरे दिन हेडिंग आती है इस्तिराब आमिर सुकून। तो जिस अल्फाज को मिला दिया जाता है तर्जुमा, ये मुतरजमिन की शनाख्त है जो किसी वाक़े को इस तरीके से पेश कर देते हैं कि न सुकून है न इस्तिराब है। तो अब यहाँ पर ये तर्जुमा आप लोगों के लिए क्या काम है? अब यहाँ मसला ये है कि आप लोग किस तरीके से इससे इस्तेफादा करें, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर उर्दू में अवेलेबल नहीं है दूसरे मज़ामीन के लिए। तो उसके लिए आप लोगों को ये ट्रांसलेटिव वर्कशॉप जो है ट्रांसलेशन के लिए ये कारआमद होगा किस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं। आगे चलकर आगे की लाइफ में अगर आप ट्रांसलेशन को अपना पेशा बनाना चाह रहे तो उसके लिए आपको मखसूस कोर्स करने की ज़रूरत होगी। मैं इसी कॉलेज का तलबे को, हमारे साथ एक मोहम्मद अब्दुल अलीम थे, BSc हम लोग साथ में किए। उनके वालिद रेलवे में थे, वो MA हिंदी MPhil हिंदी गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी के हैं। उनका अपॉइंटमेंट हुआ था आंध्रा बैंक में एज ए ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर होते हैं वहाँ। नाउ ही इज रीजनल मैनेजर ईस्टर्न जोन के रीजनल मैनेजर है वो आंध्रा बैंक के। तो ट्रांसलेशन स्टडीज भी कम नहीं है, उर्दू हिंदी लैंग्वेजेस भी कम नहीं है। आप एक सही फील्ड चूज करना है और किस तरीके से इस समाज को, इस लेक्चर को, ये जो मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप इनके वक्त को बहुत कीमती जानिए। इन्होंने अपना कीमती वक्त आप लोगों के लिए एक रिमोट प्लेस को हैदराबाद से निजामाबाद आना एक मामूली काम नहीं है। 3-4 घंटे बस की मसाफत तय करना, फिर आप लोगों के साथ बैठना। तो इसको इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करके अपने लिए फ़ायदेमंद बनाइए। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफीक साहब। मैं साहब का खासतौर से इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ये वर्कशॉप आगे पीछे हो रहा था, लेकिन साहब और प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब बार बार मुझे याद दिलाया कि वर्कशॉप कराइए। तो UGC की जानिब से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो है मैं प्रिंसिपल साहब को नीचे बुलाने गया था, ये असल में आपको मोटिवेशन के लिए बात बोल रहा हूँ। तो ऑफिस में गया था तो वहाँ मुझे एक कवर दिया गया है। ये कवर कोर्स से आया है अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से। तो इस कवर के अंदर आज के वर्कशॉप से न्यूज ये है कि इसके अंदर एक बिल है, ट्रांसलेशन में किया था अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के 2 लेसन्स का, नई किताब आने वाली है। उसके लिए 2,000-4,000 रुपये का पेमेंट इसको जो है इस कवर में मुझे मिलेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि आप उर्दू वाले रहते हुए अंग्रेजी अगर आपकी अच्छी है तो ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अभी जो इंटरमीडिएट की जो बुक्स चल रही है इकोनॉमिक्स की और कॉमर्स की, इसमें 3-3 लेसन मेरे ट्रांसलेट किए हुए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारी उर्दू और अंग्रेजी अच्छी रहेगी, तो मैं कल जो ये फेसबुक पे डाला था उसमें कमेंट आया कि अगर किसी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को उर्दू के अलावा अंग्रेजी अच्छी आती हो और वो ट्रांसलेशन का आर्ट जानता हो तो वो कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा। तो ये आज का कोर्स आपके लिए बहुत अहम है। तो मैं इसी तारुफ के साथ मैं आज के 2 मेहमानों में से मेहमान जनाब डॉक्टर जुनैद जाकिर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इफ्तिताई तकरीर को खिताब करें, उसके बाद साहब का तफसीली लेक्चर हो।
जी भी है नहीं होता, हाइट बड़ी है फिर। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, मिस्टर रामदास साहब और हमारे असलम साहब और आदिल साहब, चैन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ उनको कि उन्होंने इस मौजू पर यहाँ सेमिनार का इनेकाद करने का फैसला किया। जैसा कि अभी मेरे पेशवा मुकर्रीन और असातिज़ा आपके सामने बात कर रहे थे कि इसकी क्या अहमियत है, आज इसकी बहुत ही अहमियत बढ़ते बढ़ते इस हद तक हो गई है कि अब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट की तकमील ट्रांसलेशन के फ़रोग़ के बगैर नहीं, ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन, ये सब बातें बगैर ट्रांसलेशन के अधूरी रह जाएंगी। तो अब ये ट्रांसलेशन तो सदियों से होता आ रहा है, जब से इंसान ने गोयाई सीखी तब से ट्रांसलेशन भी है, लेकिन आज इस सदी में 21वीं सदी में आते आते ये एक बाज़ाब्ता शोबे इल्म की हैसियत से सारी दुनिया के अंदर जो है फैल रहा है, न्यूली इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इसमें अब हिंदुस्तान की भी कई यूनिवर्सिटियों में ये आ चुका है। तो हमारे असलम साहब और प्रिंसिपल साहब को फिर एक बार मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि यहाँ वक्त लिख दिया गया है। इंशाल्लाह इसके बाद तफसील से आप लोगों से बात होगी, इंटरेक्शन होगा। कि फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यानी एकदम असली तनाजुर में यानी इस सेमिनार को रखकर बच्चों की न सिर्फ हिम्मत अफजाई की है उन लोगों ने, बल्कि रोजगार के इस फील्ड में क्या मौके हैं और तर्जुमा क्या है, तर्जुमा निगारी क्या है, फ़न तर्जुमा निगारी की अहमियत क्या है, ये सारी बातें आज आपसे डिस्कशन में आएंगी। इस मौजू पर उन लोगों ने ये वर्कशॉप रखा है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपके पास ऐसे जो है काबिल असातिज़ा हैं जो वक्त के बहते हुए धारा को जानते हैं कि क्या आज बच्चों को ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत है। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कैरियर के अंदर इसकी बहुत अहमियत होती है। तो आपके असातिज़ा इस चीज़ को जानते हुए आपके सामने इस मौजू पर सेमिनार का वर्कशॉप का इनेकाद कर रहे हैं। मैं और एक बार मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी मुख्तसर बात पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद जाकिर साहब। मैं अब डॉक्टर फहीमुद्दीन अहमद साहब, स्टूडेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आज इनागुरल सेशन में अपने तारुफी कलिमात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर आबिद अली साहब और डॉक्टर फारूकी साहब और दीगर जो मेहमान हैं हमारे डॉक्टर जुनैद जाकिर साहब और फिर अजीज तलबा और तालिबान, मुझे आज आप लोगों के दरमियान आकर बड़ी खुशी हो रही है कि तर्जुमा जो दरअसल मेरा एक पैशन है, सर मैं तर्जुमे को महज एक पेशा नहीं बल्कि उसको एक पैशन समझता हूँ, मेरा एक शौक़ है। और ये उस वक्त से है जब हम यूनिवर्सिटी में नहीं आए थे, यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाना शुरू नहीं किए थे, लेकिन तर्जुमा करना, तर्जुमे के साथ अपने आप को लगाना ये एक पैशन के तौर पर था। इत्तेफाक हो गई, खुशकिस्मती समझिए कि वही पैशन मेरा बाद में पेशा भी बन गया और वही पढ़ाने का मैं काबिल भी हुआ। तो बहरहाल जैसा कि हमारे जुनैद जाकिर साहब ने भी कहा कि तर्जुमा जो है आज के दौर का एक बहुत ही अहम और बहुत ही यूनिक फन है। दुनिया में जितने भी फ़नून पाए जाते हैं जिनमें ज़बान का इस्तेमाल होता है, उनमें तर्जुमे को एक बिल्कुल अलग अहमियत है। क्योंकि बहुत सारे फ़नून ऐसे हैं जिनमें ज़बान का इस्तेमाल नहीं होते, जैसे संग तराशी है, आर्ट है, वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ ज़बान को इस्तेमाल किया जाता है ऐसे फ़नून में तर्जुमे की एक बहुत ही मुनफरिद अहमियत है। इसमें इंसान अपने दूसरे ज़बान में बयान किए गए ख्यालात को अपनी ज़बान में अदा करता है। तो ये जो कुछ एक फ़न है, इसमें दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तहजीबों को, उसके तसलसल को बाकी रखा है। तर्जुमा नहीं होता तो रूमी तहजीब के बहुत सारे चीज़ें न अरबी में मुंतकिल होते थे, न अरबी की पूरी चीज़ें यूरोपीय ज़बानों में मुंतकिल होती थी, न फिर यूरोपीय ज़बानों से फिर दुनिया की दीगर ज़बानों में मुंतकिल होती थी। ये बहरहाल तर्जुमे की अहमियत और इस पर इंशाअल्लाह तफसील से आगे लेक्चर में बातें होंगी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है और मैं इस पर पूरे कॉलेज को
और बिलखुसूस इस वर्कशॉप के रहनुमा प्रोफेसर फारूकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अहम मौजू पर यहाँ वर्कशॉप रखने की रखा है और इसके ज़रिए से तलबा को इब्तदाई सतह पर बहुत सारी मालूमात हासिल हो जाएंगी। लेकिन ये वर्कशॉप अगर आपके अंदर तर्जुमा करने के शौक को जिला बख्शता है और आगे आप इस पर मुसलसल काम करते रहते हो, मैं समझता हूँ कि ये वर्कशॉप की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आज के वर्कशॉप में पूरा तर्जुमा आप नहीं सीखेंगे, यकीनन एक वर्कशॉप में आप तर्जुमा पूरा सीख लेंगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि आज के वर्कशॉप से आपके अंदर तर्जुमा करने की जो ख्वाहिश है, जो शौक है, उसको जिला मिलेगी और आप मुस्तकबिल में इस पर मजीद मेहनत करने के काबिल हो सकेंगे। बहरहाल मैं एक बार फिर आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने हमें यहाँ बुलाया और अपने मौजू पर आप लोगों से कुछ तबादला ख्याल करने का मौका दिया। इस मौके पर मैं कॉलेज इंतजामिया का और असलम फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगले सेशन में तफसील से बातें होंगी। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नॉलेज शेयरिंग का ये सिलसिला है। हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, और गिरिराज कॉलेज निजामाबाद में है। तो ये गिरिराज कॉलेज भी अब इंशाअल्लाह बहुत इंटरनेशनल लेवल पर फेम हो रहा है। मीडिया के जरिए भी लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं। अभी 4 दिन पहले जो है मीडिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी आए थे और भी कुछ लोग आपसे मिलने आए। तो ये देखिए कि एक अच्छा मौका है आप लोगों को जो इस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम हमारे कॉलेज में वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो ये सब जो है तालीम सीखने का हिस्सा है। तो मैं अब नो आई रिक्वेस्ट रत्नम सर टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस वर्कशॉप। वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर, Dr. Zakir sir, Dr. Ahmed sir, Dr. Rafiq साहब, Farooqi साहब, and my dear students. First of all, I would like to congratulate the Department of Urdu for organizing this type of program, specially designed. Always सब तो हमेशा नया concepts में workshop organize करने में has that credit always. आज भी topic जो है very important topic, art of translation. It is nothing but making every person to know what is there in the third world. दूसरा लैंग्वेज में कितना भी है, इंफॉर्मेशन में होगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट में, whatever it is going to be available for all you people in the form of Urdu. That is what the main thing what I observe. एक बात तो बहुत बढ़िया है कि all the Muslim teachers in this college, one thing I observed that they are very good at English. English language इनका इतना अच्छा है, I don't know the reason behind that, but they are really very good at English and they speak very good English, and also they are good at their subject, irrespective of the subject, whatever it may be. Because I have good experience in my department chemistry, all the time we are having one Muslim madam. कंपल्सरी हमारा डिपार्टमेंट में रहता है, अरे कंटिन्यूअसली देयर इज वन पर्सन स्टेइंग एंड दे आर वेरी डिसेंट एंड देयर लैंग्वेज इंग्लिश का एंड क्लास लेक्चर एवरीथिंग इज वेरी गुड, नो सिंगल कंप्लेंट. That is really good thing, and most of them are actually getting jobs and they are going away from the department with good settlement. So that shows a very clear commitment from their side. But this is only possible for few people who are coming to this level. That is completing their post graduation or graduation. But sir, whatever the task taken by the sir is, even those who are not studying, who are there in the homes, उन लोगों के लिए भी उर्दू में अगर कुछ किताबें आए तो उनको भी पढ़ने का चांस मिलता है. So this is the idea behind this program, and definitely you people, you are the young people, and you are going to take the major role. Because with this inspiration, you should come forward, learn something, and do translate several books which are available only in English in Urdu. If you could do this work, definitely your young generation or your neighbors or your children will be benefited a lot. So try to understand this and make use of our resource persons who have come all the way from Hyderabad. I also welcome them. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you, Ratnam sir. Thanks for your compliment. Urdu medium lecturers are good at English.
myself doing something in English also. Now I request our beloved principal from Model Sir to say a few words about this workshop. He is our dynamic principal. He is working hard to promote the college. Vice Principal today's resource persons, Dr. Jalkis Sir, Dr. Naimuddin Ahmad Sir, UGC Coordinator, Dr. Abdul Latif Sir, HOD, Department of Aslam Faruqi Sir, faculty members, and all the students of Indian students. I congratulate all of the members of faculty and students. Also congratulate Aslam Faruqi Sir to organize a one-day workshop on art of translation. So this is very important for the students of Urdu medium students. In older days, most of the Urdu medium students are not studying well. ఇంతకుముందు పిల్లలు తక్కువ చదువుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారు కాబట్టి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో చదువుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి సో మెటీరియల్ అంతా కూడా లిటరేచర్ మ్యాక్సిమం ఇంగ్లీష్ మీడియం ద్వారా దొరుకుతుంది. సో దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగితే ఉర్దూ మీడియంలోకి మీకు విద్యార్థులకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుందని దృష్టిలో పెట్టుకొని అస్లాం ఫారూక్ సార్ ఈ ఆర్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ మీద వర్క్షాప్ చేయడానికి ముందుకొచ్చినారు. సో ఇది అందరు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి రిసోర్స్ పర్సన్స్ వచ్చినటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్ దగ్గర నుండి ఏ విధంగా ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తే చేయగలుగుతాము అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా రిసోర్స్ పర్సన్ దగ్గర మీరు నేర్చుకోండి. ఫర్ దిస్ ఐ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేట్స్ డాక్టర్ అస్లాం ఫారూఖీ సార్ టు ఆర్గనైజింగ్ దిస్ వన్ డే వర్క్షాప్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I request our principal sir to felicitate our guest. मैं प्रिंसिपल साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि डॉक्टर फहीमुद्दीन अहमद साहब को शाल और मोमेंटो पेश करें. मैं डॉक्टर जुनैद जाकिर साहब को फेलिसिटेट करने के लिए प्रिंसिपल साहब से ख्वाहिश करता हूं. फोटो ला बोलते देखो. आगे अरे वही देखिए, जो मेहमान आए हैं कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए, ट्रांसलेशन में जो टर्मिनोलॉजी की अहमियत होती है उस ताल्लुक से बुक दी है. इंशाल्लाह ये उर्दू मीडियम के डिपार्टमेंट में रहेगी. प्रिंसिपल साहब को दे रहे हैं. ये सब आप ही लोगों के लिए. अभी मैं हमारे जो तलबा सामने बैठे हैं माशाल्लाह वो भी बासलाहियत हैं. इसमें बहुत सारे IAS की तैयारी भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं. मैं MA हफीज BA फाइनल से ख्वाहिश करता हूं कि वो आज की इस इफ्तिताई इजलास में शुक्रिया का फरीज़ा अंजाम दें. अस्सलाम वालेकुम. आज का एक रोज़ा मुनक़िद शुदा फ़न तर्जुमा निगारी
वर्कशॉप का इफ्तिताई सेशन का इख्तिताम हुआ चाहता है। मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब पी राम मोहन रेड्डी सर का कि इन्होंने इस वर्कशॉप में शिरकत करके और इसकी सदारत संभाल कर इस प्रोग्राम को तक़वियत बख्शी है। और साथ ही मैं जनाब डॉक्टर रंगारत्नम सर से भी ख्वाहिश करता हूँ, उनका भी जो है तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे एक दावत पर लब्बैक कहा। इसके अलावा मैं हमारे मेहमान का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि हमारे लिए एक तवील सफ़र की मसाफत और बेइंतहा अपने वक्त की कुर्बानी देकर हमारे लिए आए हैं। मैं हमारे मेहमान का भी शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ में हमारे कॉलेज लेक्चरर जनाब हसीबुर रहमान सर, फिरोज सर, हमारा मैम और दीगर लेक्चरर्स का भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब का भी ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अहम उन्वान, जबकि हमारी हुकूमत इस सिलसिले में मौक़े फराहम कर रही है रोज़गार के, ऐसे उन्वान को मुंतखब करके इस उन्वान पर जो वर्कशॉप मुनक़िद किया है। मैं तमाम का ही शुक्र अदा करता हूँ और तमाम असातिज़ा और तमाम जो है तुलबा और तालिबात से इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि वो इस वर्कशॉप से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे। शुक्रिया जी। ये तो इफ्तिताई इजलास था, आप लोग ऐसे बैठे रहिए, नोटबुक बिल्कुल खुली रखिए। अभी जो है आपके असल 2 लेक्चर्स होंगे, दोपहर में इंट्रोडक्शन सेशन होगा, इफ्तिताई इजलास इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं डॉक्टर जुनैद ज़ाकिर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि बच्चों से इंटरेक्शन शुरू करते हुए पहला लेक्चर वो जो है आज का तर्जुमे की अहमियत और हिफाजत के ताल्लुक से आपसे बात करेंगे। सर बस अरे किसको तो बिठाओ जी भाई। अरे दिमाग अरे बुला अजीज तलबा और तालिबात, जी सर, बात तो वैसे मैं के बगैर भी मैं समझता हूँ आप तक पहुँच जाएगा तो आ रही होगी। यस, कोई बात नहीं। जैसा कि यहाँ पर वक्त तयन कर दिया गया थोड़ा है पकड़ो, बुकला ले कि मैं कितनी आते हाथ, अब बुकला लेके फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो सर। तो बड़ी खुशी हो रही है हमको सबसे पहले तो इस बात की मुझे मसरत है कि इतनी तादाद में यहाँ दूर दराज इलाके शहर से, उसके बावजूद उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले इतने तलबा और तालिबात यहाँ मौजूद हैं। मैं इस वर्कशॉप में आप सबको देखते हुए मसरत महसूस कर रहा हूँ। अब कुछ बातें हम तर्जुमे के ताल्लुक से, जैसा कि मान लिया गया है कि तर्जुमे की अहमियत और रोजगार के क्या मवाद हैं, मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा आप लोगों से। तो गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से इंटरेक्शन चाहता हूँ कि आप तर्जुमे को क्या समझते हैं, तर्जुमा से क्या मुराद है, क्या माने तर्जुमे को। कोई एक बच्चा मेरे सामने मुख्तसरन हो, ताकि एक माहौल पैदा हो क्लास के अंदर दिलचस्पी से सुनने का। कौन बोल सकते हैं तर्जुमे से? आप अपनी ज़ुबान में बात कीजिए। एक ज़ुबान का दूसरे ज़ुबान में उसका मतलब वाज़ेह करना। आपने बड़ी हद तक दुरुस्त बात कही अपने अल्फाज में कि तर्जुमे से मुराद ये है कि किसी एक ज़बान के मतन को दूसरी ज़बान में मुंतकिल करना। अब ये तबादला जो हो रहा है मतन का, वो सिर्फ मुंतकिल करने से मुराद यहाँ उसमें वो सब तमाम चीज़ें भी शामिल है। इस मुंतकिल करने में उसमें क्या क्या शामिल है, उसलूब उसका शामिल है, उसके माने वो मफ़हूम उसमें शामिल है, मतालिब उसमें शामिल है, अंदाज़े बयान उसमें शामिल है, और तमाम वो पहलू जो असल मतन में ख़ारी पढ़ने के बाद जो महसूस करता है, वो तर्जुमा होने के बाद हदफी ज़बान में भी उसको उसी तरह महसूस करे। ये तर्जुमे की मुख्तसरन तारीफ है। अब यहाँ दो बातें आपके सामने आई होंगी, एक असल ज़बान और एक हदफी ज़बान। ये दो तर्जुमे की इस्तिलाहें हैं, जिससे चूँकि अभी आप मुब्तदी हैं, अभी तर्जुमे के वर्कशॉप में बैठे हैं, तो मैं इसका अंग्रेज़ी के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि असल ज़बान सोर्स लैंग्वेज को कहते हैं, यानी हम जिस ज़बान से तर्जुमा कर रहे हैं, और हदफी ज़बान जिस ज़बान में कर रहे हैं, यानी मतलब टारगेट लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज।
تو یہ دو باتیں بنیادی ہیں، دو اصطلاح ہیں، اصل زبان اور ہدفی زبان۔ تو ہدفی زبان کے متن کو اسی معنی و مفہوم کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی اسلوب بیان کے ساتھ ساری خوبیاں جو اصل متن میں ہیں وہ ہدفی زبان میں بھی آنا چاہیے، یہ ترجمے سے مراد ہے۔ اب دیکھیے ترجمے کے تعلق سے کچھ اس کی اپنی تعریف، یا بچے ہیں آپ لوگ تو پہلے زبان ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ترجمہ کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کون شروع کرے، یہ ایسی باتیں عموماً بچوں کے ذہن میں طالب علموں کے درمیان آتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی کوئی متعینہ تاریخ نہیں ہے۔ یہ تاریخ اتنی قدیم ہے اس کی تاریخ کہ جتنی کہ انسان جو مختلف زبانیں بن رہی ہیں، مختلف زبانوں کی جتنی تاریخ قدیم ہے، ہر زبان کی ترجمے کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ مثال کے طور پر جب سے اردو کا آغاز ہوا، ارتقا ہوا، تب سے ہی ترجمے شروع ہوئے۔ تو یعنی ترجمے اور زبان کی تاریخ کے تانے بانے ایک دوسرے میں گڑ ہے اور ایک دوسرے سے پیوست ہے۔ زبان کی تاریخ جتنی قدیم ہے، ترجمے کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ تو اب یہاں آغاز کے متعلق جیسا کہ آپ ارسطو کے اس بیان سے ہر طالب علم جو سوشل سائنسز سے بھی تعلق رکھتا ہو یا سائنسز سے تعلق رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ کیا مطلب؟ انسان ایک سماجی حیوان ہے، یعنی مطلب وہ لوگوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنی ساری زندگی ہمیشہ رفقا کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یعنی گریگیریس اینیمل، یعنی غل میں رہنے والا جانور، اس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے قدیم زمانے میں یہ تو اس میں بھی کئی نظریات ہیں، علومی نظریات، لسانیات کے کئی نظریات۔ تو اس نظریات کے مطابق بھی اگر دیکھیں گے تو جب یہ ابتدائی آفرینش میں جب یہ قبائل ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے تو ظاہر بات ہے اپنی ضرورتوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اب کس طرح سے کریں گے؟ یا تو اشاروں میں کریں ہوں گے یا زبان کے ذریعے۔ تو ترجمہ وہیں سے شروع ہوا، ترجمے کی تاریخ کو ہم وہیں سے اس کا آغاز ہوا۔ اب اس تعلق سے کیونکہ وقت متعینہ ہے، سرسری طور پر اور بھی آگے لے جاتے ہیں، کچھ ماہر مترجمین کے کچھ بیانات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے قبل مسیح کے مشہور سسرو کہتا ہے کہ مترجم کا کام لفظ کی جگہ لفظ رکھنا نہیں ہے بلکہ مصنف کے اسلوب اور زبان کی طاقت کو بھی اپنی زبان میں محفوظ کرنا۔ کیا مطلب ہے کہ بھائی یہاں صرف لفظی ترجمہ نہیں ہے، مکھی پر مکھی مارنے کا بھی لفظ آپ سنے ہوں گے۔ تو ترجمے کا مطلب وہ نہیں ہے، ترجمے کا مطلب اصل ہمیشہ ایک مترجم کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ مفہوم منتقل ہو، اصل زبان کا جو مفہوم ہے وہ ہدفی زبان میں منتقل ہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ لفظ بر لفظ ترجمہ کریں، لفظ اور لفظ بعض وقت ترجمہ کرنے سے ترجمہ مزے کا خیز بھی ہو جاتا ہے، اصل مفہوم دور ہو جاتا ہے، ہم لفظوں کے چکر میں جائیں گے۔ اسی لیے ہم مفہوم کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم مفہوم پڑھ کر اس میں بھی ترجمے کی قسمیں ہیں، اب میرے بعد آنے والے وہ اور تفصیل بتائیں گے، چونکہ میرے موضوع میں جو چیزیں ہیں میں اسی سے بات کروں گا۔ تو اس لیے میں مختصراً آپ کے سامنے ترجمے کی تعریف رکھا۔ اور کچھ کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر سیموئل جانسن کہتا ہے کہ شاعری ترجمہ ہو ہی نہیں سکتی، شاعری ترجمہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ شعر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے، ایک شعر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو لفظی طور پر اگر ترجمہ کریں گے تو شعر کا وہ مطلب نہیں آئے گا، اور کئی تلمیحی اشعار رہتے ہیں۔ اب جیسے ایک عام شعر ہے، ظلم سہنا بھی ظالم کی طرفداری ہے، تم بھی موسیٰ بنو گر وقت ستمگر تھے، تم بھی موسیٰ بنو۔ اب پورے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، تو اب ترجمہ کے ساتھ اب وہ مترجم دیکھے گا کہ ارے یہاں 2 لائن تھے، اتنا بڑا ترجمہ آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ ایسے نہیں۔ تو اسی لیے اس نے کہا کہ شاعری کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے گرینڈ شارپلی کہتا ہے کہ ترجمہ کرنا ایک گناہ ہے، عظیم گناہ ہے،
आप लोगों को सब ताजुब हो रहा होगा कि ये कैसी बातें हो रही हैं कि शायरी के ये तर्जुमे को गुनाह कहा जा रहा है। वो कदीम कहावतें हैं, यानी क़ब्ल मसीह में जो तर्जुमे के ताल्लुक से कही गई बातें हैं, लेकिन आज तर्जुमा करना ऐन सवाब है। अगर तुम मजहबी तर्जुमा कर रहे हैं दीन की इशाअत के लिए तो ऐन सवाब में होगा, यानी वो उसकी कहावत में कितना फर्क आ गया। उसने क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिसको समझाने की जरूरत पड़ती है। उसने इसलिए कहा था कि सहायफ आसमानी की जो ज़बान है, अल्लाह ताला ने जो कलाम किया, वो कलाम दूसरी ज़बान में मुंतकिल करना बहुत मुश्किल है, और अगर उसमें तरमीम व इजाफा हो जाता है या हस्ब व इजाफा होता है तो इन्हें हम झूठ के मुर्तकिब हैं। इसलिए उसने कह दिया कि तर्जुमा करना एक गुनाह है। इसी तरीके से और आगे आते आते जब मुबाहिस हुए कि जो है तख्लीक और तर्जुमे की दोनों में कंपैरिजन के जो है बातें निकली, तो हमेशा तख्लीक को अहमियत दी। तो उसी पस मंजर में जो है एडवर्ड कहता है कि जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। क्या मुराद है यहाँ? जिंदा कुत्ता से मुराद है तख्लीक, जो तख्लीकी मतन है, जो भी है, जो इंसान अपने तौर से लिखता है, वो मुराद है यहाँ पर। और मुर्दा शेर क्या है? जब तर्जुमा करते, तर्जुमा कितना भी अच्छा हो लेकिन असल के बराबर नहीं हो सकता, ये मुराद है। तर्जुमा कितना भी अच्छा हो असल के बराबर नहीं हो सकता। अब ये चंद चीजें थी जो मैं तर्जुमे की तारीफ के अंदर आपके सामने कही, क्योंकि वक्त बहुत कम है और ये बहुत तवील जो है चैप्टर है, और कई सेशंस में इसकी खाली तारीफ और इसकी तारीफ बयान की जा सकती है। इसलिए मैं मुख्तसर करते हुए और भी आगे इसकी अहमियत की तरफ आपके जो है रोशनी डालूंगा। अब देखिए, अभी हमारे फहीम साहब भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से तहजीबों और उलूम की मुंतकिली तर्जुमे के जरिए हुई है, दुनिया में होती आई है। जैसे कदीम ज़माने में सुकरात, बुखरात, अफलातून, अरस्तु, मैक्रातीस 2000 साल पहले उन लोगों ने जो काविशें की थी वो रोमा और यूनान के खंडेरों में दबकर रह जाते। क्यों? अगर उसके तर्जुमे अरबों ने ना किए होते, अरब ज़ील इल्म हजरात अगर उसके तर्जुमे करके अरबी में मुंतकिल ना किए होते, तो आज अरस्तु से कोई वाकिफ नहीं होता, आज अफलातून से कोई वाकिफ नहीं होता। तो तर्जुमे की वो अहमियत है। तर्जुमे के जरिए हम न सिर्फ उलूम को अपनी ज़बान में मुंतकिल करते हैं, बल्कि पूरी तहजीब को भी हम अपनी ज़बान में मुंतकिल करते हैं। इसी तरीके से अबू अली सीना, इब्न रशीद, अबू नस्र फारादी के वो सारे कारनामे जो यरूशलेम और गरनाता और बगदाद के अंदर किए गए, वो अगर रूमी और लातीनी ज़बानों में तर्जुमा ना होते तो इतनी दुनिया में इसकी मकबूलियत नहीं होती। और ठीक इसी तरह हिंदुस्तान के हवाले से संस्कृत से हिंदुस्तान में फलसफा, हयात, नजूम, रियाजी की किताबें अरबों ने उस ज़माने में तर्जुमा की, और तर्जुमे के तवस्सुत से जो हिंदुस्तान के अंदर महदूद थे संस्कृत के अंदर, वो सारी दुनिया के अंदर फैला। यानी इल्म रियाजी, फलसफा वगैरह हिंदुस्तान की जो संस्कृत की किताबों में था उसको अरबों ने दिया। अरबों ने एक बैतुल हिकमत कायम किया था जो 300 साल तक चलता रहा। हारून रशीद के जमाने में एक किताब के अवज यानी वजन के बराबर मुतरजिम को सोना दिया जाता था। यानी किसी ने किताब लिखी हुई तस्नीफ का अगर अरबी में तर्जुमा करता तो उस किताब के बराबर वजन करके उतना सोना मुतरजिम को दिया जाता था। तो उससे उसकी अहमियत आपके सामने वाज़ेह हो रही है। यानी इन सारी बातों से क्या ज़ाहिर हो रहा है? यानी तर्जुमा वो कुंजी है जिसके जरिए हम उलूम व फ़ुनून के खजाने हम सब पर खुल जाते हैं। उलूम व फ़ुनून के खजाने हम सब पर खुल जाते हैं। तर्जुमा इसी कुंजी है। यानी बाज़ तर्जुमे को एक पुल भी करार दिए हैं कि दो ज़बानों के दरमियान एक पुल का काम करता है कि एक ज़बान के बोलने वाले दूसरी ज़बान से। अब रहा बात भाई ये कुंजी है क्यों बोल रहे? अब देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ। हम सब उर्दू बोलने वाले हैं, इसमें कितने लोगों को अंग्रेजी पे अथॉरिटी होगी? चंद गिने चुने मात्र।
تو اگر انگریزی کے اندر جو علوم محفوظ ہیں ہم اس کو جاننا چاہیں گے تو پوری قوم کی قوم انگریزی میں ماہر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسی لیے چند ایک ماہر لوگ کیا کریں گے، ان خزانوں کو اردو میں منتقل کر دیں گے، تو یہ سارے لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے، عموماً ہر کوئی 3-3 4-4 زبانیں نہیں جانتا، ماہر نہیں ہوتا. تو ترجمے کی وہ اہمیت ہے جس سے ہم دیگر زبانوں میں محفوظ علمی خزانوں کو ہم علمی خزانوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ اور بھی اس زمانے قدیم زمانے سے ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، ترجمے ہوتے تھے، ایک ایک کتاب لکھنے میں کئی دن لگ جاتے تھے، پھر اس کا ترجمہ ہونے لگے. جب یورپ کے اندر صنعتی انقلاب آیا اور چھاپے خانے کی ایجاد ہوئی تو چھاپے خانے نے جس طرح علم کی توسیع میں جو ہے اہم رول ادا کیا، اسی طریقے سے ترجموں کی ضرورت، اہمیت اور اس کی بھی توسیع ہوئی. بڑے پیمانے پہ توسیع ہوئی. جو محدود پیمانے پہ کام ہوتا تھا صنعتی انقلاب کے بعد وہ بڑے پیمانے پر کام ہونے لگا اور ہر کوئی جو ہے اس میں دلچسپی لینے لگا. اور بالخصوص اب آتے آتے ذرائع، جب ہم موجودہ زمانے کے قریب آ رہے ہیں تو ذرائع حمل و نقل اور آمد و رفت میں جو تیز رفتار ترقی ہوئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو نئے جو ہے ایجادات ہو رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ سارے عالم کے اندر، ساری دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کے قریب ہو رہا ہے. اب دیکھیے ہم 2-2.5-3 گھنٹے میں حیدرآباد سے آپ سے آگے بات کر رہے ہیں. یہ کس کی بدولت ہوا؟ یہ ذرائع حمل و نقل کی جو ہے ترقی کی وجہ سے ہوا کہ ہم 3 گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے مخاطب ہیں، آپ سے انٹریکشن ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے حمل و نقل میں اور جو ہے آمد و رفت کی سہولتوں میں زبردست ترقی نے کیا کیا، انسانوں کے مختلف گروہوں کو اور اقوام کو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے مواقع فراہم کیے، تجارت کے مواقع فراہم کیے. تو اس میں کیا ہوا، جو زبان سب سے بڑا بیریئر تھی، جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسان ترجمے کا سہارا لیتا ہے اور آج بھی اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب ہم کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں تجارت کی غرض سے، تو ہم کو اپنا مال بیچنے کے لیے یا تو اس علاقے کی زبان جاننا پڑے گا، اخبار میں نیوز کے لیے اہم جملے نوٹ کرو، کوئی ایسی زبان جو دونوں جانتے ہیں اس سے سہارا لینا پڑے گا. اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ترجموں کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے ترجموں کو جو ہے آج اہمیت دی جا رہی ہے. اب یہ جو ابھی میں اس سے پہلے کہا تھا کہ گلوبلائزیشن کیا ہے، عالمیانہ یا عالم کا، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ ہے کہ ساری دنیا کو جو روابط ہیں، جو تجارتی ہو یا معاشی ہو یا سیاسی ہو یا سفارتی ہو، یہ سب جو ہے اتنے وسیع کر دینا کہ وہ آسانی سے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کر سکے. یہ گلوبلائزیشن یہ اسی کا نام ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہاں بھی پھر سب سے بڑی رکاوٹ یہ ترجمے کیا ہے. اسی لیے مشین ٹرانسلیشن پہ بھی بہت بڑا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہا ہے، ریسرچ ہو رہا ہے. آپ بھی گوگل میں جا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک متن کو لے کر ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں ٹرانسلیشن آ رہا ہے. بڑی زبانوں میں تو یہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، ابھی اردو میں ذرا کم ہے. تو یہ عالمی سطح پر رابطہ کب ممکن ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کی زبان کو جانیں. اب ایک دوسرے کی زبان کو اگر نہیں جانتے تو ترجمے کے ذریعے ہم رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. ساری دنیا میں پھیلے ہوئے روزگار کے مواقعوں تک ہمارا ایکسیشن ہو سکتا ہے. یہ سب باتیں ترجمے کے ذریعے ہی ہو سکتی ہیں اور اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور یہ صرف تجارتی، سفارتی، معاشی یہیں تک محدود نہیں ہے، اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں. جیسے ہم اردو والے ہیں، اردو زبان کو علمی زبان بنانے کی ضرورت ہے. سب سے اہم ضرورت کس چیز کی ہے؟ زبانیں تو زندہ رہتی ہیں. آپ کو یہاں عادل آباد کے اندر بھی ایک بولی کیا ہے پتا نہیں، وہ بولی کی شکل میں زندہ ہے، صدیوں سے زندہ ہے. لیکن زبان کی پہچان تحریر ہے. جب تحریر رہے گی تو زبان پوری مکمل ہوگی. وہ تو ابھی بولی کی شکل میں ہے. پھر زبان مکمل ہونے کے
बाद इब्तिदा में ये होता है कि हर जबान अपने वक्त की यानी अपने दौर की बड़ी जबानों से आगाज करती है, अल्फाज को आगाज करती है, इश्तिहारात को आगाज करती है, कलमियात को आगाज करती है, उसलूब को आगाज करती है, कहावतों को आगाज करती है और अपनी जबान के ज़ख़ीरे को सरबतमंद बनाती है, समाए लफ्ज़ी में इजाफा करती है। तो ये किसके जरिए हो सकता है? ये तर्जुमों के जरिए। तर्जुमों के जरिए ही हम जबान की भी तरक्की जबान को भी तरक्की दे सकते हैं, जबान को भी फरोग दे सकते हैं। अगर हम तर्जुमों के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर हमारी जबान भी ठिकर जाएगी। वो जुमला उमूर जो बड़ी तरक्की याफ्ता जबानों में मौजूद है, जो उलूम साइंसी जो तरक्की याफ्ता और आलमी जबानों में मौजूद है, वो हमारी जबान से भी आना चाहिए। सबकी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, आप तालिब इल्मों की भी ख्वाहिश है। आप तो चाहते होंगे कि निसाब की अच्छी अच्छी किताबें साइंस से मुताल्लिक़, फिजिक्स से मुताल्लिक़, केमिस्ट्री से मुताल्लिक़, तारीख से मुताल्लिक़ उर्दू में भी होना चाहिए। हर बच्चे की ख्वाहिश है, हर इल्म की जुस्तजू रखने वाले की ख्वाहिश है कि वो किताबें उर्दू में भी हों। तो कब होंगी? ये तर्जुमे के जरिए हो। अभी हमारी जबान उस सतह पे नहीं है कि जहाँ बैठ कर हम इन उलूम के जो है किताबें लिख सकें। होंगे ऐसे भी लोग उर्दू के अंदर, पाकिस्तान में इधर उधर चंद गिने चुने लोग, लेकिन ज्यादातर तो हमारा इन्हिसार इल्मी मामले में उर्दू का इन्हिसार अंग्रेजी पर है या उन बड़ी जबानों पर है जिसमें ये ज़खायर मौजूद है। तो जब हम इल्मी प्लीज बैठिए पीछे क्या बात, जब हम इन जबानों से तर्जुमे करते हैं तो तर्जुमे सिर्फ इल्म ही को मुंतकिल नहीं करते। आप एक बात गौर तलब रखिए कि तर्जुमे सिर्फ इल्म ही को मुंतकिल नहीं करते बल्कि साथ साथ जबान को भी सरवतमंद बनाते हैं, जबान में इतनी तौसील लाते हैं और इजहार ख्याल और माफी ज़मीर के इजहार के लिए इतने अल्फाज और ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ाते हैं कि कोई भी उसमें हर किस्म का जो है हर इल्मी अंदाज में गुफ्तगू करने के लायक हो जाता है और इजहार करने के लायक हो जाता है। तो जबान भी हमारी बड़ी हो रही है, उलूम भी इसमें आ रहे हैं। जैसे किसकी बदौलत हो रहा है? तर्जुमों की बदौलत। आपको मालूम होना चाहिए इन चीजों को देखते हुए वो अक़वाम जो अब देखिए, अगर आप गौर करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए प्लीज गौर करिए कि हर इल्म का ताल्लुक ज़बान से। आप केमिस्ट्री किसमें पढ़ रहे हैं? ज़बान के जरिए सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स किसके जरिए सीख रहे हैं? ज़बान के जरिए सीख रहे हैं। बायोलॉजी, बॉटनी, नबातियात, कॉमर्स, जितने भी उलूम ले लो, किसमें लिखे हुए हो? या तो अंग्रेजी में, उर्दू में, किसी ना किसी जबान ही में लिखे हुए हैं। तो जिसकी जबान अच्छी हो जाएगी तो फिर वो उलूम पर भी आसानी से सीख सकेगा, इजहार कर सकेगा, लिख सकेगा, नई नई बातें जो है दुनिया के सामने ला सकेगा। इसीलिए वो हमें जिन्होंने इस राज को जान लिया था, इस राज को पहचान लिया था, उन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले अपनी जबानों की तरक्की पर तवज्जो, अपनी जबानों की तरक्की पर तवज्जो। आप उर्दू की तारीफ पढ़िए और अंग्रेजी की तारीफ पढ़िए, कमो बेश उतनी ही कदीम है। अंग्रेजी कोई बहुत पुरानी कदीम ज़बान नहीं है, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। उर्दू की हमउम्र ही है, करीब करीब कुछ फर्क है, लेकिन उन लोगों ने तर्जुमों के जरिए रूमी अतालवी जबानों से, फ्रांसीसी जबानों से, रोमन जबानों से, यूनानी जबानों से तर्जुमे करते हुए अपनी जबान को इतना जो है इनरिच किया, इतना सरबतमंद बनाया, इतना लफ्जी ज़खायर से इतना माला माल कर दिया कि आज हम उसमें हर तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं, हर तरह की बात पेश कर सकते हैं, चाहे साइंसी हो, तजुर्बा गाहों में जो तजुर्बे कर रहे हैं उसके तासुरात हों, हर किस्म के उसलूब उसमें मौजूद है। इसलिए वो जबान तरक्की करती हुई आज आलमी सतह पर रास्ते की जबान बन रही है। महज हम क्या आप लोगों को या कोई हुकूमत जोर दे रही क्या अंग्रेजी सीखो? कर रही क्या? नहीं कर रही। क्यों सीख रहे हम आते? अंग्रेजी क्यों सीख रहे? अंग्रेजी महज इसलिए सीख रहे हैं कि उसके अंदर असली वो जदीद उलूम की सारा मवाद मौजूद है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम उन उलूम से इस्तेफादा कर सकें, इसलिए अंग्रेजी सीख रहे हैं। लेकिन वो लोग जो इस राज को जान लिए थे, उन लोगों ने क्या किया?
किसी की मोहताजी या ज़हनी गुलामी को लोग पसंद नहीं किए, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, ये सारे उलूम को कई साल पहले अपनी अपनी जबानों में मुंतकिल कर दिया। तो उसकी हमपल्ला भी कई जबानें हैं, सिर्फ अंग्रेजी भी एक नहीं है, फ्रांसीसी है, स्पेनिश है, जर्मन है, अब करीब अरबी भी आ सकती है उसमें। तो इन जबानों में क्या हुआ कि उलूम आ गया। कोई जो है फ्रांसीसी मादरी जबान वाला अंग्रेजी मीडियम से नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? इसलिए कि फ्रांसीसी में भी उसको सारे उलूम मौजूद है। कोई जापानी या चीनी जबान वाला अंग्रेजी मीडियम नहीं पढ़ता, इसलिए कि सारे जदीद उलूम उसमें भी है। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सब तर्जुमों के जरिए हुआ या फिर इजादात की वजह से हुआ। जिन इलाकों में इजादात नहीं हुई वो खुद ब खुद वहाँ पर इस्तिलाहें भी टूटी और इस्तिलाहों से वो ज़बानें मालामाल हुई। तो इसी ज़िम्मन में उर्दू के हवाले से एक बात करूँगा कि यहाँ भी दारुल तर्जुमे में कोशिश की गई थी, यानी 1917 में दारुल तर्जुमा कायम किया गया, यानी ट्रांसलेशन ब्यूरो ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उसमें करीब 100 साल पहले ये कोशिश की थी कि सारे जदीद उलूम को उर्दू में मुंतकिल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तजुर्बा था, बेहतरीन तजुर्बा किया गया और कमोबेश तमाम जदीद उलूम को उर्दू में मुंतकिल किया गया और आला तालीम फराहम की गई उर्दू के जरिए। और वो लोग आज जो है जिन लोगों ने उन जमाने में उस उर्दू मीडियम से पढ़ा वो किसी भी जो है अंग्रेजी मीडियम या और मीडियम के तालीम याफ्ता या फारिग तहसील तालिब इल्म से पीछे नहीं रहे। तो इन सारी बातों से ये बात सामने आ रही है कि तर्जुमों की क्या अहमियत है। अब सबसे बड़ी एक अहमियत ये भी है कि वो भी मैं बोलना जरूरी समझूंगा कि अवलीन जो तर्जुमे हैं वो ज्यादातर किसके हैं? मजहबी तर्जुमा, मजहबी नबियत के तर्जुमे हैं। अगर कलाम पाक के तर्जुमे ना होते, अहादीस के तर्जुमे ना होते, वो उलूम जो सहराए अरब से उठे उन सारी बातों के तर्जुमे ना होते तो ना आप वहाँ मुसलमान होते, ना मैं खड़ा हुआ मुसलमान। उसकी अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तर्जुमों ने क्या कितना काम किया। एक सहरा से उठने वाला दीन, वो कि उसमें सच्चाई थी, वो बातें अलग है, लेकिन सहारा तो तर्जुमों का दिया है। चाहे ईरान तक पहुंचा, हिंदुस्तान तक पहुंचा, मराकश तक पहुंचा, और जो है अफ्रीका के मुमालिक में, सारी दुनिया में इस्लाम फैला, तो कहीं ना कहीं तर्जुमों का सहारा लिया गया। तो इसकी अहमियत इससे भी और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। और फिर सिफारती सतह पर अब परसों जो है ईरान के सदर आए, हमारी यूनिवर्सिटी को एक लेटर आया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फारसी, कि ये ईरान के सदर तशरीफ ला रहे हैं, एक अच्छे मुतरजिम की जरूरत है, इंटरप्रिटेशन तर्जुमानी करने। हमारे यूनिवर्सिटी से गए और वो तर्जुमानी करे। तो यानी मतलब सिफारती सतह पर भी तर्जुमे की जरूरत पड़ती है और माशी सतह पर, तिजारती सतह पर, लेन देन की सतह पर, तहजीबों के जो है तहजीबों के जो है तबादले की सतह पर, हर सतह पर तर्जुमे की जरूरत है। और आज तो इसकी तर्जुमे की जरूरत और भी बढ़ गई है। तो आप लोग कुछ तर्जुमे की अहमियत से कुछ वाकिफ हुए, तो फिर मैं इसके रोजगार के बारे में चंद बातें कह के मेरा वक्त हो रहा है। हाँ ये थोड़ा बोलने के बाद तो कुछ बातें आपको समझ में आई तर्जुमे की अहमियत के ताल्लुक से। उन्वान से हटना नहीं चाहता, उन्वान से हट गए तो फिर गुमराह। इसलिए तर्जुमे की अहमियत पर भी फोकस कर रहा हूं। तर्जुमे की अहमियत आप लोगों के जहन में वाज़ेह हो चुकी होंगी कि मैं तो ये कहता हूँ मुतरजिम को कि वो दोधारी तलवार है। अगर आप अंग्रेजी में बेहतर हो गए और उर्दू में भी बेहतर हो गए, तर्जुमे से फन से वाकिफ हो गए, तो आप उर्दू में रोजगार नहीं मिल रहा, अंग्रेजी में चले जाएंगे, अंग्रेजी में मिल रहा, उर्दू में। तो एक दोधारी तलवार की नौयत हो जाती है। इसको फन इसलिए कहा गया कि कोई नजरिया, कोई कुलिया ऐसा नहीं है कि जिसमें ये उसूल बना दिए गए, ये उसूलों को हम पढ़ लेके हम तर्जुमा कर ले सकते, नहीं। वो बैनुस सुतूर में लफ्जों के मफहूम को देखते हुए और फिर इसकी मुख्तलिफ नौयतें, क्योंकि वो आएंगे, वो बोलेंगे उसमें, तो एक तर्जुमा वगैरह एक फन है। तो इसकी अहमियत से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे।
अब फिर एक सवाल आपके जहनों में आ रहा होगा ये सीखने के बाद, क्योंकि आजकल हर चीज का ताल्लुक, यानी हर इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक, किसी भी चीज को उठा के देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें देख रहे हैं, हमको क्या फायदा, हमको क्या मिलेगा, ये सवाल आता है। तो मैं इस बारे में भी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तर्जुमा एक दरअसल प्रोफेशनल कोर्स है, ट्रांसलेशन स्टडीज या तर्जुमा करना एक फन है, एक प्रोफेशन है। तो इसमें अगर महारत हो जाती है तो रोजगार के सारी दुनिया में मौके आपको मिल जाएंगे, चाहे रीजनल लैंग्वेजेस का मुतरजिम हो या उर्दू का हो या हिंदी का हो, किसी भी जबान का हो, मुतरजिम के लिए वसी पैमाने पर मौके हैं, क्योंकि मुतरजिम दोहरे काम का जो है माहिर हो जाता है, वो अपनी जबान में काम भी कर सकता है, फिर दूसरी जबान का भी माहिर होता है। तो जैसा कि असलम साहब अभी बोल रहे थे, इसमें खास तौर से अखबार, रेडियो, टीवी, फिल्म, ये सारे जो है इंस्टीट्यूशंस में मुतरजिम की जरूरत है। कमो बेश सारे उर्दू के अखबार और रसायल का इन्हिसार मैक्सिमम 90% तर्जुमे पर। मैं भी जब महमूद अंसारी साहब थे मुंसिफ के एडिटर, वो निकालते थे, जब 20 पैसे उसकी कीमत थी, मैं भी कभी जाता था तो बोलते थे या मेरे बाजू बैठिए, तो टेली प्रिंटर से न्यूज आती थी और वो तर्जुमा करना पड़ता था, और सहाफती तर्जुमे में तेजी से तर्जुमा करना पड़ता है, और आज़ाद तर्जुमे के तहत हम तर्जुमा करते हैं, लफ्जी तर्जुमा उसमें नहीं करते। बहरहाल इन इदारों में भी फिल्म में बास को इतना मुआवजा दिया जाता है, इशारा दिया जाता है कि क्या तस्वुर नहीं कर सकते, डॉलर्स में मिलता है फिल्मों की डबिंग के लिए, उसके लिए, और जो है सब टाइटलिंग के लिए। तो मौके इन सारी जगहों पर है। फिर तदरीसी मवाद के तर्जुमों में NCPL में काम हो रहा, उर्दू अकेडमी में काम हो रहा, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हमारे पास में ट्रांसलेशन डिवीजन है, और इंडिविजुअली कंप्यूटर पर आप जाइए, ऑनलाइन देखिए, कई मिलेंगे आपको उर्दू के ट्रांसलेशन, कराची, पाकिस्तान, फला देखिए, घर बैठे आप तर्जुमा कर सकते हैं। ख्वातीन के लिए तो और भी आराम से जो है अपने घर में रहते हुए, शराब की पाबंदी करते हुए भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो इन सारे इदारों में इसके जो है बहुत सारे मौके हैं। और फिर अभी एक बच्चा हमारा तालिब इल्म कह रहा था कि तेलंगाना, आपको भी मालूम है, जब रियासत आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, 2 रियासतों में जो तकसीम हुई, तो यहाँ ताज़ा तरीन जो एलानिया आया कि 66 मुतरजिमीन की जरूरत है। फिर उनका ओहदा भी देखिए आप, उसकी नज़र कितनी अच्छी है, वो जाकर कहीं ऑफिसों में बैठकर फैलों के अंदर सर नहीं खपाएगा, बल्कि कलेक्टर के साथ रहेगा या मिनिस्टर के साथ रहेगा, जिले सतह पर कलेक्टरेट में रहेगा और रियासती सतह पर मिनिस्टर्स के साथ रहेगा। तो एक नोबल प्रोफेशन, आप जो है तर्जुमा करने की वहाँ आपको अपनी सलाहियतें बताने की जरूरत है। फिर वो जो उसमें से 6 पोस्ट तो ऐसे हैं जो गजेटेड रैंक के हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर का उसका स्केल है, और फिर वो ट्रांसलेटर्स का जो है जो स्टाटस है वो सुपरिटेंडेंट सेक्शन ऑफिसर के बराबर है, माकूल तनख्वाह है। इस सिलसिले में मैं CM को एक लेटर लिखा था, वैसे थे सदर ट्रांसलेशन एकेडमी और मौलाना आजाद टीचर एसोसिएशन के सदर की हैसियत से, तो वहाँ से कुछ मुझे लेटर भी आया, हमारे कुछ उसके अंदर गाइडलाइंस में लिख के भेजा था कि किसको सेलेक्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि उर्दू के अंदर अक्सर ये होता है कि उर्दू नहीं आती मगर जाके ओहदा ले लो, तो उसमें कुछ बातें बताई गई थी, मैं उसमें कहा सभी बड़े सभी में तस्करा कर रहा हूँ। तो यहाँ भी ट्रांसलेटर्स के आपको मौके हैं, ना सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर बल्कि यूपी और बिहार में हजारों की तादाद में ट्रांसलेटर्स का तफर होता है। अभी कई जायदादें वहाँ खाली हैं। जम्मू और कश्मीर की रियासती सरकारी जबान उर्दू है, वहाँ पर भी कई आपको मौके हैं। तो ट्रांसलेटर्स के मौके मुमकिन है यहाँ रियासत के अंदर भी मुस्तक़िलन, जैसा यूपी बिहार में हो रहे हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। वहाँ हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी की जरूरत है। अब यहाँ तेलुगु से
उर्दू से फिर अंग्रेजी की भी यहाँ जरूरत है। इस तरीके से कई रियासतों में जो है तर्जुमा की जरूरत, मुतरजमीन की जरूरत पड़ती है। और सबसे बढ़कर समाजी जरूरतों के लिए, मजहबी जरूरतों के लिए अच्छे मुतरजमीन की जरूरत है। आप देखेंगे हैदराबाद में कई लोग जॉब वर्क के ट्रांसलेशन के डॉक्यूमेंट्स जो मुख्तलिफ दस्तावेजात होते हैं, उन दस्तावेजात का मुंह खाना पैसा देकर तर्जुमा कराते हैं। तो मुतरजिम के लिए रोजगार कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन एक बात आप ज़हन में रख लीजिए कि महारत जरूरी है, शोबे में महारत जरूरी है। शायद मेरा वक्त हो गया है। अगर आप इसके ट्रांसलेटर है तो आपके लिए रोजगार के सारी दुनिया में मौके हैं। अगर आप सवाल करना है तो कर दीजिए। और भी तफसील थी, लेकिन शायद हमारा वक्त हो रहा है, आप सवाल मुझसे कर सकते हैं। अभी डॉक्टर जुनैद जाकिर साहब आप तर्जुमे की अहमियत से वाकिफ करा रहे थे। जब तक किसी काम की अहमियत हमारे दिल दिमाग में नहीं आएगी, हम उसकी जानिब आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारी मिसालें देख रहे हैं आप लोग, जैसे सिलेबस के सिलसिले में भी और अखबार में 1996 की बात है ये। तो मैं मुलाजिमत के सिलसिले में जैसे मेरी पढ़ाई हो गई थी, तो स्कूल में टीचरी कर रहा था मैं। तो सुबह में मेरी तनख्वाह जो है स्कूल में 1200 रुपये महीना। फिर मैं जो है एक नामपल्ली पे हमारा आवाम के नाम से अखबार निकलता है, वहाँ गया था। मुझे तो तर्जुमे की दिलचस्पी थी, तो वो लोग मुझे तर्जुमा करने की कुछ कागज दिए, तो मैं तर्जुमा किया था। तो बोले कि आपको 1 महीना ट्रेनिंग लेना होगा। तो 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद फिर मुझे 3500 रुपये तनख्वाह एज ए ट्रांसलेटर की दी जाने लगी। 2 साल तक मैं अखबार में काम किया था, सब एडिटर के उन्वान से। अंग्रेजी में प्रिंटर से खबरें आती है PTI UNI की, वो हमको तर्जुमा करना पड़ता है। तो तर्जुमे में देखिए, अगर एक लफ्ज भी गलत अगर तर्जुमा कर दिए तो दूसरे दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इश्तिहारत में, खासतौर से। जैसे कल तातील का ऐलान है, कल की जगह आज लिख दिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। स्ट्राइक के साथ से और भी इम्तिहान के सिलसिले में, इंटरमीडिएट इम्तिहान के सिलसिले में कल के अखबार में गलती हुई कि 13 तारीख आज जो है कुछ बंद का ऐलान किया गया था। तो उन्होंने कल ही अखबार में डाल दिया कि आज इम्तिहान होगा। हालांकि कल इम्तिहान हुआ, आज के इम्तिहान के सिलसिले में कुछ न्यूज देना चाह रहे। तो तर्जुमे की बहुत अहमियत होती है, जिम्मेदारी होती है। इश्तिहारात जो गवर्नमेंट के अखबार में आते हैं, उसमें भी एक लफ्ज इधर का उधर हो गया तो दूसरे दिन इश्तिहार रिपीट करना पड़ता। तो ये अहमियत आप सुने हैं कि मजहबी जितनी भी किताबें हैं और कानूनी किताबें हैं, निसाबी किताबें हैं, इन सब में ट्रांसलेटर की जरूरत है। और उर्दू में खास तौर से जरूरत है। ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग सुने होंगे, अखबारों में आ रहा था कि उर्दू मीडियम बंद कर देने वाले थे गुज़िश्ता इस साल जो है एकेडमिक ईयर, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया और इंग्लिश मीडियम की किताबें उर्दू में नहीं थी। तो डिप्टी सीएम महमूद अली साहब को लोग बोले कि उर्दू मीडियम होना चाहिए। तो अम्बेडकर वाले बोले कि हमारे पास उर्दू में बुक्स नहीं है। तो फिर उर्दू अकेडमी वाले बाज़ाब्ता उनको तयक़ुन दिए कि उर्दू मीडियम का तर्जुमा कराया जाएगा। तो वो काम चल रहा है, उसी काम के सिलसिले में मैं भी काम किया था। तो ये है, देखो मार्केट में ट्रांसलेटर्स की बहुत वैल्यू है। तो आप लोग इस सेशन को तवज्जो सुनिए। अभी डॉक्टर फहीमुद्दीन अहमद साहब पावर पॉइंट के जरिए आपको तफसीली तौर पर तर्जुमे के बारे में बताएंगे, आपसे सवाल भी करेंगे। इसके बाद ब्रेक दिया जाएगा। ब्रेक के बाद दोपहर में आपको पूरे ऐसे ही बैठकर ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करना है। 3 साढ़े 3 बजे हमारा वैलिडेटरी फंक्शन होगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तब तक सब्र और सुकून से, बिल्कुल आराम से देखिए कि हम प्यासे रहे तो कुएं के पास जाते पानी पीने के लिए, लेकिन आज जमाना ऐसा होगा कि ये लोग आपके पास आए बारिश के खतरे बनकर। कैसे? बारिश के खतरे बनकर। अब आप बोलेंगे हमको प्यास नहीं है साहब, तो ये अफसोस की बात। तो ये बिल्कुल सुकून से बैठिए। गवर्नमेंट का UGC का प्रोग्राम है, आपको खुशकिस्मत है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दिल्ली की जानिब से आपको इस प्रोग्राम के लिए बाकायदा हमको फंड दिया गया है। ये क्लासरूम भी वही है। तो आप ये इस सेशन में बैठने वाले बड़े कामयाब और खुशकिस्मत तालिब इल्म है। ये लेक्चर बड़ा कीमती है। साथ ही जो इससे मेरे डॉक्टर साहब ने अहमियत के बारे में बताए थे, अब तर्जुमे की जितनी भी सारी तफसीलात हैं वो बताएंगे। और मेरे हिसाब से शायद दोपहर में वो गूगल ट्रांसलेट क्या है ऑनलाइन ये भी बताएंगे। गूगल पे आप कुछ भी लिखे तो तर्जुमा होता है, उसकी परेशानियाँ क्या है। तो मैं डॉक्टर फहीमुद्दीन अहमद साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो नेक्स्ट लेसन आपको दें। जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या है तर्जुमा बुनियादी उसूल और तरीक़ेकार तर्जुमा बुनियादी उसूल और तरीक़ेकार, इंग्लिश में क्या बोलना है इसको? बुनियादी बेसिक जी बोलिए जल्दी। उसूल बेसिक इंग्लिश में बोलो। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, बस। तो नेक्स्ट हमारी कुछ बातें मेरे पेशरों और डॉक्टर जुबैर दारी साहब ने कही है तर्जुमे की तारीफ वगैरह, वो आप लोग ने सुन ली है। तर्जुमा एक ज़बान के मकसद से पढ़वाइए जी। एक ज़बान के मत में अल्फाज को किसी दूसरे ज़बान में मुंतकिल करना, ये बिल्कुल सादा सीधा है। तफसील हमारे डॉक्टर जुबैर दारी साहब ने तो बता दिए थे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अंग्रेजी में उसे ट्रांसलेशन कहते हैं और ये लफ्ज़ लातीनी ज़बान से आया है। कौन सी ज़बान से? लातीनी ज़बान। ट्रांसलेशन दरअसल लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, इसको वहाँ से डिराइव किया गया है, इससे मुश्तक है। उसके माने क्या है? भाग ले जाना, एक जगह से दूसरी तरफ लेके जाना। तो तर्जुमे में यही होता है कि एक ज़बान के पूरे मफ़हूम को हम किसी दूसरी ज़बान में लेके जाते हैं। उर्दू और फारसी में तर्जुमे का जो लफ्ज़ है अरबी से आया है। ट्रांसलेशन तो लैटिन से आया है, लेकिन उर्दू में तर्जुमे का लफ्ज़ जो है फारसी और उर्दू में ये अरबी से आया है। अरबी में इसके अलग अलग माने हैं, 4 माने बयान करते हैं कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में कलाम की नकल करना। एक माने ये तफसीर और ताबीर करना किसी चीज़ की, दिबाशा लिखना और किसी शख्स का अहवाल बयान करना, ये सब माने तर्जमाने हैं। लेकिन हम जो है ना, चूंकि मुस्तामल उर्दू में तर्जुमा किसके लिए हो गया है, ये एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मतन के मफ़हूम को मुंतकिल करने का नाम तर्जुमा हो गया। तो ये तारीफ है। नेक्स्ट तर्जुमा दरअसल ये पढ़िए कोई आप ऐसे पढ़िए। जोर से पढ़िए। मतलब वही हमारे डॉक्टर साहब के लिए बात बता दी है, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कीजिए। अब तर्जुमे के बुनियादी तसव्वुरात। तर्जुमा बुनियादी तौर पर क्या है? लिसानी अमल है, ये ज़बान का काम है जिसमें 2 ज़बानें शामिल होती हैं। क्या होती हैं? 2 ज़बानें शामिल होती हैं। एक ज़बान को सोर्स लैंग्वेज कहते हैं और दूसरी ज़बान को टारगेट लैंग्वेज। ये हमारे अभी उसकी तारीफ में आया था कि सोर्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके मतन को आप दूसरी ज़बान में मुंतकिल कर रहे हैं। तब अंग्रेजी की एक कहानी है, शेक्सपियर का ड्रामा है हैमलेट, उसको आप उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं। तो शेक्सपियर का ड्रामा अंग्रेजी में है तो वो सोर्स लैंग्वेज है, उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ, ये उर्दू टारगेट लैंग्वेज है। उर्दू टारगेट लैंग्वेज है और वो अंग्रेजी सोर्स लैंग्वेज है। उर्दू में हम उसको कहते हैं असल ज़बान और हदफ़ी ज़बान, सोर्स एंड टारगेट। नेक्स्ट। अच्छा, अब हम यहाँ से तर्जुमे के असल टेक्निक्स पर आते हैं। तो बिलउमूम तर्जुमे की टेक्निक के एतबार से तर्जुमा कैसे किया जाता है, तर्जुमे की टेक्निक के एतबार से 3 किस्में बयान की जाती हैं। किसके एतबार से? तर्जुमे टेक्निक का, तर्जुमे की टेक्निक के एतबार क्या मतलब क्या है? आप तर्जुमा करने का जो तरीका है, उस तरीके के एतबार से तर्जुमे की 3 किस्में बयान की जाती है। एक है लफ्जी तर्जुमा और दूसरा बामुहावरा तर्जुमा और तीसरा आजाद तर्जुमा। उसको लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कहते हैं, इडियोमेटिक ट्रांसलेशन कहते हैं और फ्री ट्रांसलेशन कहते हैं आजाद तर्जुमा को। तो ये 3 किस्में होती हैं, मैं इस पर डिटेल आगे बढ़ाऊंगा। आइए, तो लफ्जी तर्जुमा क्या है? असल इसमें लिखा हुआ है कि लफ्जी तर्जुमा में असल ज़बान के मतन के हर लफ्ज के लिए लाजमी तौर पर हदफ़ी ज़बान है, टारगेट लैंग्वेज का एक अल्टरनेट लफ्ज दे दिया जाता है। जितने भी अल्फाज होंगे हर ज़बान का उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो जाता है।
हम तब हर लफ्ज है तब आई एम गोइंग, ये अगर है आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, तो ये सब हो गया हो। ऐसा नहीं, मतलब डिटेल में अगर हम प्रैक्टिकल सेशन में लेंगे तो हम उसको और ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। ये एक ही नहीं, कुरान के तर्जुमे जो इब्तिदा में हुए थे, आप अगर कुरान के तर्जुमे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको महसूस होगा कि ये लफ्जी तर्जुमे की टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। वो इसलिए होता था कि कोई लफ्ज भी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अल्लाह की किताब है, कलामुल्लाह है, उसका हर लफ्ज अहम है, इसलिए हर लफ्ज का तर्जुमा करते थे। लेकिन जैसे जैसे जबान में तरक्की होती गई, जैसे जैसे जबान का पूरा सांचा बदलता गया, तो लोग उसके अंदर बहुत आसानी से तर्जुमानी का तरीका भी अख्तियार करने लगे। तो इसलिए लफ्जी तर्जुमे के बारे में ये शिकायत की जाती है कि समझ में कम आता है, मुश्किल होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसमें कैसा कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो पहले शुक्र पहले लीजिए, तारीफ लिल्लाहि के लिए, शुक्र के लिए, अल्लाह के लिए, रब है जो सारे जहानों का, ऐसा लिखे। तो इसमें क्या होता है, उर्दू की जो तरकीब है जुमले बनने की वो नियाती हो। उर्दू में कैसा बोलेंगे? सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का रब है। ये हमारी उर्दू की रवानी होगी। तो लफ्जी तर्जुमे में ये थोड़ी दुश्वारी होती थी, लेकिन आमतौर पर मजहबी किताबों के कदीम तराजीम इसी नौयत के होते थे। इसके अलावा कानूनी तर्जुमे में भी यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। कानून में क्या होता है मालूम? कानून में उसमें हर लफ्ज इंपॉर्टेंट होता है। कानून का डॉक्यूमेंट है अदालत आलिया, क्या बोलता है अदालत आलिया को इंग्लिश में? जल्दी बोलिए, अदालत आलिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया, मुझे परेशान कर रहा है, परेशान कोई मुश्किल बात नहीं है। वो पहले जमाने में अदालत आलिया बोलते थे उसको, आजकल हम लोग समझ नहीं आ रहा। पहले जमाने में हर बच्चा उसको अदालत आलिया बोलता है। अदालत आलिया हाई कोर्ट, अदालत दे दे साले को लिखा है। अदालत उस्मा का सुप्रीम कोर्ट, कोई एक फैसला आया और फैसले के अंदर जज हर लफ्ज सोच समझ के लिखता है। तो उसका जब तर्जुमा होता है तो हर लफ्ज को सोच समझ के लिखना पड़ता है, उसका हर लफ्ज का उसके अंदर इंक्लूजन होना पड़ता है। कोई लफ्ज छोड़ देना सकता है, सहाफती तर्जुमे में तो आप छोड़ दे सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन कानूनी तर्जुमे में नहीं छोड़ सकते। जरा साइलेंटली सुनिए आप लोग। हाँ आप लोग जरा से, ठीक है, गुफ्तगू तो होते रहे। तो ये लफ्जी तर्जुमा है, समझ आया ना लफ्जी तर्जुमा? यस। चलिए नेक्स्ट आइए, बामुहावरा तर्जुमा। कोई सुनाओ पैसा? मैं बामुहावरा तर्जुमा, इससे मुराद ऐसा तर्जुमा है जिसमें असल ज़बान के मवाद को हदफी ज़बान के रवां रोज़मर्रा और मुहावरों का इस्तेमाल करके तख्लीक़ी अंदाज में मुंतकिल किया गया हो। इस किस्म के तर्जुमे में लफ्ज़ों की पाबंदी तो की जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा जोर असल मतन के मफ़हूम या ख्याल पर होता है कि वो मुकम्मल तौर पर हदफी ज़बान में मुंतकिल हो जाए। ये है कि इसमें लफ्जों की पाबंदी भी होती है, लेकिन उतना ज्यादा जोर लफ्जों की पाबंदी का नहीं होता, बल्कि ये होता है कि बामुहावरा अंदाज में असल ज़बान का मफ़हूम और उसका ख्याल, मफ़हूम का मतलब है उसका पूरा जो सेंस और ख्याल का मतलब है आइडिया। दोनों आपने अल्टरनेट बोलते जाओ ताकि आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा। मफ़हूम का मतलब सेंस और ख्याल का मतलब आइडिया, उसमें जो मालूमात है जो कुछ है वो मुकम्मल तौर पर हम समझते हैं कि तर्जुमे में मफ़हूम में कोई सफर नहीं रहना, अल्फाज में नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है फिर भी, लेकिन उसमें भी नहीं होना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब तो बोलते हैं अल्फाज में नहीं छोड़ना चाहिए, हर लफ्ज को वो लाना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी गुंजाइश निकाल सकते हैं कि भाई लफ्ज को भी, लेकिन मफ़हूम को आप कभी भी मजरूह नहीं कर सकते। तर्जुमे की सबसे बड़ी खूबी है कि जब मफ़हूम नहीं आया तभी तर्जुमा बेकार है, लेकिन अच्छा तर्जुमा वो है कि तमाम लफ्जों को उसके अंदर लाए और फिर जबान का जो उसलूब है, जबान की जो रवानी है वो भी बाकी रहे। ये कमाल का तर्जुमा होता है। ऐसे तर्जुमे बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन ये तर्जुमा करना चाहिए। बामुहावरा तर्जुमा हुआ। फिर आइए नेक्स्ट, आजाद तर्जुमा, फ्री ट्रांसलेशन। इसमें क्या करते हैं, लफ्जों की कोई पाबंदी नहीं होती, जुमलों की कोई पाबंदी नहीं। एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उस पैराग्राफ को पढ़ के अपनी जबान उसमें क्या करते हैं, जो उसके अंदर जो इतला है, जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें आ जाना बस। ये आजाद तर्जुमा होता है। आजाद तर्जुमा सहाफत में इस्तेमाल में नया नाम ही लिखते थे। हालांकि ये तर्जुमा नहीं है, इसको अडैप्टेशन बोला है, लेकिन बिल्कुल आजादी के साथ किरदारों के नाम बदल दिए, बहुत सारी चीजों के ऐसा होता है।
अदब में भी आज़ाद तर्जुमा किया जाता है और सहाफत में तो आम तौर पर फ्री ट्रांसलेशन ही किया जाता है, अखबारी तर्जुमा जिसको कहते हैं वो आज़ाद तर्जुमा। मैं एक आपको मिसाल बता रहा हूँ, ये बहुत मशहूर क्या है, दुआ है, दुआ है बच्चे की जब क्या की दुआ तो वो मशहूर है ना। तो इसके बारे में आपको मालूम है कि ये असल एक तर्जुमा है अंग्रेजी निज़ाम का, और कितना खूबसूरत तर्जुमा है, तो जानते हैं आप किसका तर्जुमा है ये? वो ये चलिए नेक्स्ट कीजिए और बताया होगा। ये देखो चाइल्ड, ये जो है ना मैटिल्डा बेथम एडवर्ड्स नामी एक खातून शायरा के नज़्म का उर्दू में आज़ाद तर्जुमा है, ये जो अल्लामा अल्बानी किया है। अल्लामा ने और भी ऐसे बहुत सारे तर्जुमे किए हैं, बाद में उन्होंने महफूज लिखा है, बाद लिख रहे हो मशहूर नज़्म है माँ का ख्वाब, लिख रहे हो मैटिल्डा बेथम, वो भी जो है ना एक मदर्स ड्रीम नामी एक तर्जुमा है, आज़ादी के साथ मैटिल्डा बेथम नेक्स्ट मैटिल्डा एडवर्ड बेथम। अब आइए, मैं अब तक जो बताया था आपको क्या था वो तरीक़ेकार की बुनियाद पर तर्जुमे की किस्में, तर्जुमा कैसा करते हैं, मेथोडोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी द कैटेगरीज ऑफ ट्रांसलेशन, तरीक़ेकार की बुनियाद पर तर्जुमे की किस्में। ये क्या है, मतन की नौइयत जो टेक्स्ट है आपका, उस बेस पर तर्जुमे की कुछ किस्में हैं। अब पहला है इल्मी तर्जुमा, इसको आप नॉलेज ट्रांसलेशन कहते हैं, नॉलेज की बुक्स की ट्रांसलेशन, जो भी इल्मी तर्जुमा है। दूसरा है अदबी तर्जुमा, लिटरेरी ट्रांसलेशन, और तीसरा है सहाफती तर्जुमा या मीडिया ट्रांसलेशन या जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन। वैसे ये जो तीन तर्जुमे हैं ना, ये तीनों तर्जुमे के तीन अहम मैदान हैं, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन अब इसको सब कैटेगराइज करना होगा। इल्मी तर्जुमे में फिर आप कानूनी तर्जुमे, दफ्तरी तर्जुमे, ऐसी बहुत सारी और ज़ेरी इसमें बना सकते हैं, लेकिन इल्मी तर्जुमा ये है कि इसके अंदर कोई मालूमात आप मुंतकिल करते हैं, कोई मालूमात आप इसके अंदर मुंतकिल करते हैं। नेक्स्ट है इल्मी तर्जुमा क्या है? इल्मी तर्जुमे के तहत समाजी और साइंसी उलूम व फ़नून की किताबें आती हैं, जिनमें जोग्राफिया है, तारीख है। जोग्राफिया में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं कहीं जा रहे हैं आप लोग? जियोग्राफी जी चलिए, थोड़ा गाड़ी कीजिए, फिर थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ज्योग्राफी कहते हैं जोग्राफिया को, ज्योग्राफी, और तारीख को क्या कहते हैं? हिस्ट्री, रियाजियात किसको कहते हैं? मैथमेटिक्स, माशियात किसको कहते हैं? इकोनॉमिक्स। तो ये सब जो उलूम की किताबें होती हैं, इन उलूम की किताबों के तर्जुमे को आप इल्मी तर्जुमे के अंदर रखते हैं। उलूम व फ़नून में मखसूस होते हैं अल्फाज, इस्तिलाह, इस्तेमाल। इसकी खास बात क्या है? इसके बहुत मखसूस अल्फाज होते हैं और उनकी इस्तिलाह होती है, इस पर मैं आगे बात करूँगा। इस सिलसिले में बुनियादी बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है इसमें इल्मी तर्जुमे के अंदर। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पहली बात ये है इसमें अल्फाज इस्तिलाह के सिलसिले में कि मुख्तलिफ उलूम में इन अल्फाज के माने मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक लफ्ज़ है, मिसाल दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के क्या माने बोलिए आप? सूद कहते हैं, और कोई बता सकते दूसरे माने? सूद, सूद और इंटरेस्ट, लिखा हुआ है, देख के तो बोलो। मुफादा, मफाद, फायदा। तो ये अलग अलग माने जो है ना, अलग अलग उलूम में है। अगर आप बैंकिंग में जाएंगे तो इंटरेस्ट के माने सूद के हो जाएंगे, अदब में जाएंगे दिलचस्पी, दिलचस्पी होगा। अगर आप सोशियोलॉजी में जाएंगे तो उसका मतलब है कि मुख्तलिफ तरह के मफादात, वेरियस कम्युनिटीज। तो ये लफ्ज़ क्या किस इल्म से ताल्लुक़ रखता है, ये जानना जरूरी है। उलूम के तर्जुमे में आपको इल्म से वाकिफ होना जरूरी है ताकि आप उन उलूम का सही तर्जुमा कर सकें। तो ये बहुत ऐसी कई चीजें आती है। एक और लफ्ज़ है, एग्जाम्पल रिलीफ, क्या माने रिलीफ की? सुकून, सुकून, राहत, राहत। और रिलीफ फंड, बार जो फंड देते पैसे,
یہ جنرل معنی ہے. اگر آپ جغرافیہ میں جائیں گے اور آپ جغرافیہ میں جا کے بولیں گے یو آر کریٹنگ اے ریلیف میپ آف انڈیا. ریلیف میپ تو کیا ہو آپ بولیے, مشکل سوال ہے. جان کیا ریلیف میپ؟ ریلیف میپ تو کیا؟ ریلیف میپ تو ایسا نقشہ جس کے اندر نشیب و فراز کو دکھایا گیا ہے. ایسا نقشہ جس میں اب پہاڑ ہے تو پہاڑ کو دکھایا گیا ہے, دریا ہے تو نیچے دریا کو دکھایا گیا. یہ ریلیف سسٹم آف انڈین سب کانٹیننٹ اگر آپ بولیں گے نا تو اس کا مطلب جغرافیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے نشیب و فراز کا نظام. ریلیف سسٹم تو وہ نہیں ہوتا پھر جا کے تم راحت کاری کا نظام نہیں ہے وہ. تو ترجمے میں ایسا پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی علم کی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں کسی لفظ یا اصطلاح کا ترجمہ ایک جگہ جس مضمون میں کر رہے آپ تو اس کتاب میں پرٹیکولر اسی کتاب میں ہر جگہ وہی ترجمہ کر رہے. ایک جگہ دفاع کر رہے ہیں, کہیں جا کے حفاظت کر رہے آپ, اور کہیں جا کے تحفظ کر رہے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. تو ڈیفینس ایک باقاعدہ اصطلاح ہے, اس کی تاریخ کی اصطلاح ہے, ایک علم جنگ کی اصطلاح ہے. ڈیفینس سوشل پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح ہے. ڈیفینس منسٹر ہوتا ہے. تو ڈیفینس کی اصطلاح کا ترجمہ اگر آپ ایک جگہ دفاع کر رہے ہیں تو پوری کتاب میں آپ کو ڈیفینس کا ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ دفاع کرنا چاہیے. وہاں ایک جگہ دفاع کر رہے ہیں, ایک جگہ حفاظت کر رہے ہیں, ایک جگہ تحفظ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر انگریزی اصطلاح کے جو اردو اصطلاح عام اور مستعمل ہے انہیں کا استعمال کرنا چاہیے. اصل ہمارے ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جامعہ عثمانیہ میں کئی ہزاروں اصطلاحات مختلف الفاظ کی, مختلف انگریزی اصطلاحات کی اردو میں بنائی گئی. اس زمانے میں جو اردو کا چلن تھا اس لیے وہ اصطلاحات پورے رائج بھی تھی, پورے زمانے میں رائج تھی. دفتروں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, عدالتوں میں ہر جگہ وہی اصطلاحات استعمال ہوتی تھی. اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسی اصطلاحات آج عدالت میں جتنی اصطلاحات آج چل رہی ہیں وہ سب کی سب جبکہ بنائی ہوئی ہیں. تو وہ اصطلاحات آج بھی بہت ساری جگہ رائج ہیں. تو اصطلاحات کا استعمال ہم کو کرنا چاہیے. غیر ضروری انگریزی کا لفظ پہنچ دینا یہ صحیح ہے. البتہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو اصطلاح کے اندر آسان سلوک یہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے, لیکن اصطلاح بہرحال اصطلاح ہوتی ہے, اس پر آپ اردو کے اصطلاحات کا استعمال جو رائے ضرور کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان تمام شرائط کے علاوہ علمی اور فنی کتابوں کے ترجمے کے لیے مترجم کا مطالعہ علم و فن سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. آپ اگر اس علم و فن سے واقف نہیں ہیں تو اس میں مت جائیے. آپ معاشیات کے آدمی نہیں ہیں, معاشیات پڑھے نہیں اور معاشیات کی کتاب کا ترجمہ کرنے بیٹھے تو یہ اچھی بات نہیں. آپ کو بہت سارے تصورات, اس کے جو بہت سارے جو کنسیپٹس ہیں آپ کو کلیئر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ آرٹس کے ہیں, سب لوگ آپ سائنس کے ہیں, آرٹس کے ہیں, کامرس کے ہیں, چلیے ٹھیک ہے. میں آپ کو کیمسٹری کے اصطلاح بولوں گا. آکسیڈائزیشن آپ کو معلوم ہے آکسیڈائزیشن کی صورت ہے. اب آپ کیمسٹری کی کتاب کا ترجمہ کرنے بیٹھ گئے ہو اور آپ بولیں وہاں پہ آکسیڈائزیشن میں کیا آ گیا. آکسیڈائزیشن میں تو آپ کو معلوم نہیں کیا ہوتا اس کے اندر. آکسیڈائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ دودھ میں جو پانی اور آکسیجن کی جو کمبینیشن سے زنگ لگتا ہے اس پورے عمل کو آکسیڈائزیشن کہتے ہیں. اب اس کے لیے اردو میں اصطلاح ہے عمل تکثیر. تکثیر بول کے اصطلاح ہے, کیمسٹری جانے والے سمجھتے ہیں, لیکن آپ اگر کیمسٹری کی کتاب کا ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح فزکس کی کتاب کے اندر ہے. تو یہ ترجمہ کرنے کے لیے آپ کا اس متعلقہ فن سے کم از کم واقفیت ہونا بہت ضروری ہے. ادب کی کتاب کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب آپ ادب کے اندر انسیت ہونا چاہیے, ادب سے انسیت ہونا چاہیے, تبھی وہ کتاب ترجمہ ہو کے ادب پارا بنتی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ادبی ترجمہ. پہلا ہوا وہ علمی ترجمہ, دوسرا ہے ادبی ترجمہ. ادبی ترجمے کے اندر یہ ہے کہ یہ تخلیقی ترجمہ ہوتا ہے. ادبی ترجمہ جو ہوتا ہے وہ کریٹو ٹرانسلیشن ہوتا ہے. ادبی ترجمہ ہونے کے بعد بھی ادب ہونا چاہیے. کہانی ہے, آپ ترجمہ ہونے کے بعد بھی وہ پڑھے تو کہانی لگنا, خالی سپاٹ ایسی جو متن ہے تو وہ متن ہے تو پسند نہیں آتی ہو, کیونکہ کوئی خالی پڑھتا نہیں پڑھنے والا. اس کے اندر بھی ادبیت ہونا, ادبی چاشنی ہونا, اس کے اندر جو رنگ رون ہونا چاہیے جو اصل زبان کی کہانی میں موجود ہو. ادبی ترجمے میں اور بھی بہت ساری مسائل آتے ہیں. مثال کے طور پر ضرب الامثال آتے ہیں, تشبیہات آتے ہیں, استعارات و کنایات آتے ہیں, تلمیحات آتے ہیں. تلمیحات تو کیا
मैं बहुत सारे अल्फाज मुश्किल बोल रहा हूँ। कलमी का क्या मतलब है? उर्दू जल्दी। कलमी का मतलब ये होता है कि किसी तारीखी वाक़ये के इशारे को जब बयान किया जाता है उसमें, तो वो होता है कलमी। मिसाल के तौर पर आप में औलाद इब्राहिम नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान होता है? तो इसके अंदर कुछ नहीं बोला गया है, तो उसके अंदर पूरी कलमी बयान कर दी गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा, जिसके अंदर नमरूद ने उनको आग में डाला था, वो पूरा किस्सा याद आया था। सिर्फ 2 जुमलों के अंदर पूरा किस्सा याद आता है। इसको कलमी कहते हैं, ठीक है। सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद, वो फैजान नजर था या कि मतलब की करामत थी। सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद दी। तो इसे इस्माइल और आदाब फर्जंद ये कलमी है कि अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको जब ज़ुबाह करने की का हुक्म दिया तो तैयार हो गए, तो ये कलमी आ जाती है। तो ये कलमियाँ आ जाती, अब उसको अंग्रेजी में तर्जुमा करना रहता है। मसला ये रहता था। मिसाल के तौर पर इस्तिआरा का ले लीजिए। उर्दू में एक इस्तिआरा है गुलशन का कारोबार। फैज की एक मशहूर गज़ल है, आप जानते हैं कि गुलों में रंग भरे बाद बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। बड़े शेर कभी सुने, कहाँ सुने? सही से बोलिए, झूठ क्या बोला? हैदर फिल्म में सुने। तो हैदर फिल्म में ये अरिजीत सिंह ने बहुत अच्छा गाया है इस गज़ल को। गुलों में रंग भरे बाद बहार चले, चले भी आपने गुलशन के कारोबार चले। ये फैज जो है मास्को में रकम चला रहा है, तो पीछे बैठ के जो है एक उसका तर्जुमा कर रहा था अंग्रेजी में एक उसको। तो वो बोला कि कम स्टार्ट द बिजनेस ऑफ गार्डन। तो उन्होंने बोला अच्छा इंडिया में गार्डन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरा पूछा। तो अब वो गुलशन के कारोबार की इस्तिआरा है, वो इश्क मोहब्बत के लिए पहले इस्तेमाल की है। अब वहाँ पे अगर सिर्फ गुलशन के कारोबार को अगर आप ये कह दें कि ये जो है ना बिजनेस ऑफ गार्डन है, तो फिर पूरे शेर का पूरा मजा खराब हो जाता है। वो शेर में जो रंग है वो पूरा मजा चले जाता। तो इसमें तर्जुमा भी रखना चाहिए। जी आगे अब सहाफ़ती तर्जुमा है। सहाफ़ती तर्जुमा जो है ये बिल्कुल आज़ाद तर्जुमा होता है, इसको खुला तर्जुमा भी कहते हैं। ये मफ़हूम को मुंतक़िल करने का काम होता है। इसमें सबसे मुक़द्दम सबसे प्रायोरिटी ये होती है कि आप मफ़हूम को बयान करते हैं, जो इत्तला है वो उसके अंदर पहुंचा दे कि कल वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, उसके 2 लोग मर गए। ये इंग्लिश में कितना भी लंबा लिखते हैं तो आपको खबर लिखते हुए ये बताना चाहता है कि कल मालापल्ली के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, वो मालापल्ली के 2 व्हीलर पे एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चे का उसमें इंतकाल हुआ। इतना बताना चाहिए आपको, कौन सी जबान में बता, कौन से अल्फाज में बताती है, मतलब नहीं था। तो ये आज़ाद तर्जुमा होता है। इस आज़ाद तर्जुमे में भी, सहाफ़ती तर्जुमे में भी बहुत सारी बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत दिलचस्प इसके अंदर वो हो जाते। हमने एक किताब लिखी थी छोटी सी, कारपोरेट मीडिया के नाम से, कारपोरेट मीडिया। अच्छा। उस किताब के अंदर मैंने ये लिखा था कि वो कोई मेरठ में या कहीं एक बच्चा, प्रिंस नाम का एक बच्चा जो है बोरवेल में गिर गया था, उसको निकालने के लिए 24 घंटे तक मीडिया में चलते रहा। ये वाकया में उसमें लिखा किताब के अंदर। तो तेलुगु में तर्जुमा करने वाले साहब ने वो प्रिंस का भी तर्जुमा कर दिया। हालांकि वो प्रिंस है, वो बच्चे का नाम था। आपको मालूम है ना जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको मालूमात होनी चाहिए कि क्या है। अब उन्होंने क्या किया, प्रिंस का तर्जुमा करके राकुमार अच्छा। अब मैं बोला ये क्या नया इसमें गया, बिल्कुल ये राकुमार कहाँ से आया? प्रिंस तो बच्चे का नाम था। इस तरह आरिफ और गुड़िया का एक केस हुआ था, वो मेरठ में 2 दिन पहले हुआ था। एक आरिफ नाम का एक नौजवान फौज में था, जाके मर गया, समझे गुड़िया की शादी दोबारा हो गई थी, तो फिर थोड़ी दिन बाद वो जिंदा होकर फिर आ गया था। तो उस दिन केस हुआ था, तो मीडिया में फोटो चला था। तो मैं गुड़िया का भी तर्जुमा हो गया, गुम्मा हो गया तेलुगु में। तो जब मालूमात नहीं होती है तर्जुमा करते हुए, जनरल मालूमात, तो बहुत मुश्किल होती है। एक बहुत दिलचस्प इसकी जो मिसाल है, अभी सियासत के अंदर कुछ दिनों पहले एक खबर पढ़ रहा था। उस खबर में यह था कि मुस्लिम भाईचारा के कायदीन ने यह बयान दिया है कि मिस्र में सीसी की हुकूमत के खिलाफ हम जैसे एहतजाज करेंगे। बहुत देर तक परेशान था, ये मुस्लिम भाईचारा क्या है, बहुत परेशान था ये मुस्लिम भाईचारा, पार्टी मुस्लिम भाईचारा।
جب بہت زیادہ غور کرنے کے بعد دیکھا تو اصل کیا وہ انگلش میں جو ہے نا مسلم بردرہڈ بول کے لکھا ہوا ہے، اور مسلم بردرہڈ جو ہے نا اخوان المسلمین کو انگریزی میں بولتے ہیں، انگریزی کا نام جو ہے نا اخوان المسلمین نام کی تنظیم ہے مصر میں، اس کو انگریزی میں مسلم بردرہڈ لکھتے ہیں. اب ہمارے اردو کے مترجم صاحب کیا کر دیا اس کو پھر مسلم بردرہڈ کا پھر اردو میں ترجمہ کر دیا، اس کی پہچان کر دیا. تو یہ سب معلومات کی کمی سے جو ہے نا ایسے بہت مزے کا خرچ ترجمے ہو جاتے. تو اب کو جنرل معلومات صحافت کے ترجمے میں جنرل معلومات، شہروں کے نام کیا ہے، انگریزی میں ایک نام رہتا ہے اردو میں ایک نام ہے. سیریا سیریا بولتے بولے کیا اردو میں شام بولتے ہیں. ایجپٹ کو کیا بولتے ہیں مصر بولتے ہیں. ایسے بہت سارے نام ہے، شہروں کے نام ہے، لوگوں کے نام ہے، سب صحیح لکھنا چاہیے. آج کل تو جو ہے نا وہ عہدوں کے نام بھی بہت چھوٹے لوگ انگریزی میں لکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر لکھ رہے ہیں. اردو میں اچھا خاصا آپ کے پاس وزیر اعظم کے نام ہے، چیف منسٹر لکھتے ہیں. آپ کو وزیر اعلیٰ لکھنا چاہیے. اردو آخر کیسے زندہ رہے گی؟ آج مجھے اخباروں کے مترجمین میں بہت اس پر وہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جو لفظ ہے وہ بتدریج مطلوب ہوتا جا رہا ہو، آہستہ آہستہ چھوڑے رہے. عدالت عالیہ چھوڑ دیے لوگ، اب تو ہائی کورٹ ہی لکھ رہے، کہیں بھی عدالت عالیہ لکھ رہے نہیں ہو. تو یہ سب چیزیں جو اردو میں کی، اردو اسی سے زندہ رہتی ہے. اصل الفاظ و اصطلاحات سے ہی اردو توانا ہوتی ہے، اور اخبار کی ذمہ داری، اخباری مترجمین کی ذمہ داری ہے اس کو باقی رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں آپ جتنا زیادہ معلومات رکھیں گے اتنا زیادہ آپ صحافتی ترجمہ اچھا کر سکتے ہیں. اب آئیے، اب ہم کچھ ترجمے کی جو بیسک اسکلس ہیں آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ ایک مترجم بننا چاہ رہے ہیں، پہلے بولیے کہ کون لوگ مترجم بننا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتائیے کتنے لوگ چاہ رہے ہیں؟ چاہتے نہیں ہے بیٹھے ہوئے کمرے میں. ٹھیک ہے، اور چاہت سے ہوتی ہے چیز ہے، چاہت ہونی چاہیے، پیشن ہونا چاہیے. اور میں آج کے ورکشاپ سے انشاءاللہ اور لوگوں کے اندر یہ چاہت پیدا کریں گے. لوگ بے فکر رہیے، اب تو تھوڑے لکھ رہے ہیں لیکن شام ختم ہونے والے تک آپ سے اور لوگ ترجمہ کرنے کی چاہت پیدا کریں گے. آپ کا لیکچر کلاس کے علاوہ ساری دنیا میں جا رہا ہے فیس بک کے ذریعے سے. اچھا، ماشاء اللہ. بیمار تھا، آنے کا کنفیوژن تھا، آنا ہے یہ آنا ہے، تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دلا دیے، پھر کہ بھائی آ جائیے اور زیادہ حکمت اور عربی زبان. تو جس زبان سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں دونوں میں آپ کو گرفت ہونی چاہیے. اور گرفت کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی تو زبانوں کے الفاظ جو ہوتے ہیں، زبانوں کی جو الفاظ کا جو استعمال ہوتا ہے، محل استعمال ہوتا ہے، اس کا موقع محل سے کیسے استعمال ہوتا ہے، سیاق و سباق کے لحاظ سے الفاظ کے معنی اور مفہوم کیا بنتے ہیں، یہ سب سے واقف ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جتنا مطالعہ کریں گے آپ یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا لفظ ہے انگریزی کا فلائی. فلائی کے کیا معنی ہے؟ اچھا، اڑنا. میں ایک جملہ بولوں، there is a fly in my teacup. there is a fly in my teacup. اب کیا بولتے ہیں؟ چائے کو اڑا رہے دیر. جی بولیے. there is a fly in my teacup. اب کیسا بولتے ہیں بولنے کا ترجمہ؟ کیا گری ہوئی، کیا گری ہوئی، کیا مکھی کو بولتے ہیں. ہاں، آپ ابھی کیا بولے؟ فلائی کا مطلب اڑنا بولے. جملہ بدلتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ایک اور جملہ انگریزی کا بہت ذرا مشکل جملہ ہے، ذرا سمجھیے اس کے معنی سمجھتے ہیں. She is a fly customer. She is a fly customer. اس سے کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ فلائی کا لفظ ہے بولیے. یہ انگریزی کا محاورہ ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جو چالاک ہوتے ہیں اس کو فلائی بولتے ہیں. اچھا، وہ ایک بہت چالاک گراہک ہے. ہم بھی بولتے ہیں اڑنے والا، بہت اڑے بہت اڑا ہو رہی ہے. فلائی کسٹمر کا مطلب یہ ہوگا ایک ہی فلائی. آپ I am going to fly tomorrow 10 AM to Delhi. یہ بولیے تو میں صبح 10 بجے دلی کے لیے بھائی بدلیے جہاز جا رہا ہوں. یہ ہو گیا. There is a fly in my teacup. بولتے یہ ہوگا کہ میری چائے کی پیالی میں مکھی ہے. She is a fly customer کا مطلب یہ ہوا شامل ہوشیار چالاک قسم کی کسٹمر ہے. تو ایسا الگ الگ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو حلفی زبان میں بھی ہوتی ہے اور اصل زبان میں ہوتی ہے. تو ان سے واقف بہت ضروری ہے، بہت باریکیوں سے واقف رہنا پڑتا ہے ترجمے کے. پھر مزید یہ کہ حلفی زبان میں آپ کو تحریری صلاحیت ہونا، اصل زبان کو سمجھنے کی صلاحیت تو کافی ہے پھر بھی، لیکن جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں آپ اس زبان میں آپ کو
लिखने की भी सलाहियत बना, तहरीरी सलाहियत, लिखने की सलाहियत नहीं है तो तर्जुमा नहीं कर सकते आप, समझ लीजिए। आगे हमारा 10 मिनट है, 10 मिनट में खत्म कर देंगे जी सर। दूसरा है दोनों जबानों के तहजीबी पस मंजर से वाकिफ, तर्जुमे के दोनों जबानों के कल्चरल बैकग्राउंड है, उससे वाकिफ होना जरूरी है। मतलब हर जबान में मुहावरे अलग होते हैं, कहावतें अलग होती हैं, as vice तरमीयां अलग होती हैं। she is as मिसाल के तौर पर मगरिब की दुनिया एक अलग दुनिया है, वहाँ की तहजीब अलग है, मशरिक की तहजीब बिल्कुल अलग है। हमारे पास उल्लू को क्या बोलते हैं? उल्लू को क्या बोलते हैं? आमतौर पर क्या समझते हैं? मनूसी के अलावा समझते हैं। और कोई बहुत बेवकूफ है तो उसको बोलते हैं अरे क्या उल्लू का पक्का है, बिल्कुल बेवकूफ को बोलना। मगरिब में उल्लू अक्लमंदी की निशानी है, अलामत है। अब आप सोचिए वो मुहावरा है एज वाइज एज फुल के उल्लू की तरह अक्लमंद। अब आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे उल्लू की तरह अक्लमंद तो लोग मर गए क्या, तो ये तहजीब का फर्क ऐसा होता है, एज वाइज एज फुल बोल के अंग्रेजी में लिख देते। अब आप उर्दू में क्या कहेंगे उसको? किसकी तरह चालाक लिखेंगे? लोमड़ी की तरह चालाक। अच्छा कुछ अपने पास जो मुहावरे हैं उसको उस मुहावरे में बदलना पड़ता हो, ठीक है। फिर इसी तरह एक और जुमला है शी इज एज वाइट एज स्नो, इसका तर्जुमा कीजिए आप। शी इज एज वाइट एज स्नो, वो बर्फ की तरह सफेद है, तो उससे क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? उसको कुछ भी बीमारी हो गई है या फिर उन्हें कोई खून कम हो गया उसके अंदर या बिल्कुल मर गई है, बर्फ की तरह सफेद। आमतौर पर हम उर्दू में यही इसलिए बोलते हैं, लेकिन यूरोप में हुस्न के लिए, गोरेपन के लिए उसका इस्तेमाल होता है। बर्फ का इस्तेमाल गोरेपन के लिए इस्तेमाल होता है। वो चांद की तरह हसीन है या उसकी तरह गोरी, दूसरा बोलना पड़ता है। तो ये जो फर्क होता है तहजीबों का, इससे भी वाकिफ होना जरूरी है। तो ये बहुत ज्यादा मुताले से हासिल हो जाता है। फिर तीसरी चीज जैसा कि मैंने कहा, मतन का जो मौजू है उससे वाकिफियत और मुनासिबत। अगर मतन समाजी इल्म का है तो उसे उसकी मुख्तलिफ मालूमात होनी चाहिए, साइंसी है तो उसकी, तो मैं बहुत सारी बातें बोल दिया। तो ये 3 महारतें बहुत बेसिक हैं। ये पहली चीज क्या? जल्दी बोलिए। हाँ, असल ज़बान और अदबी ज़बान में महारत। वो महारत में भी बहुत सारी चीजें बोला मैं। दूसरी चीज क्या है? तहजीबी पस मंजर से वाकिफियत। और किसी चीज है वो अब आइए हम तर्जुमे के स्टेप्स पर नजर डालेंगे कि तर्जुमे के क्या मराहिल हैं, कैसे तर्जुमा होता है। अब पहले आपको एक बटन दे दिया, टेक्स्ट दिए, तो पहला मरहला उसको असल पढ़ लेना, पूरा मतलब क्या है उसको मतलब पढ़ लेना चाहिए, पढ़ के समझना क्या बयान क्या है। तो फहम जो है ना, समझना आपके तर्जुमे का पहला मरहला है। आप नहीं समझेंगे तो तर्जुमा नहीं कर सकते, या आप लिख लीजिए, आप नहीं समझेंगे तो आप तर्जुमा नहीं कर सकते। तो पहला मरहला है उसको समझना, कि जो कुछ है उसको समझिए। समझने के लिए आप बहुत सारी चीजों से मदद ले सकते, विषय से मदद ले सकते, मुख्तलिफ चीजों से मदद ले सकते, लेकिन पहले आपको समझना। फिर दूसरा मरहला ये है कि उसको अपने ज़हन के अंदर अपनी ज़बान में आप मुंतकिल कर लीजिए। फिर तीसरा मरहला ये है कि उसको हदफी ज़बान में लिखिए, ठीक है। और चौथा मरहला है कि तर्जुमे की इस्लाह एडिटिंग। एक बार लिख दिए तो पूरा अच्छा नहीं होता तर्जुमा, दोबारा आप देखेंगे तो अरे इसके अंदर ये गलतियां हैं, तो फिर आपको बदलना पड़ता है। फिर तीसरे बार देखेंगे तो और बदल से, तो 3-4 बार जाके वो तर्जुमा बहुत अच्छा तर्जुमा बनता है। अखबार में अलग है वो, लेकिन जब अच्छा तर्जुमा, इल्मी तर्जुमा कर रहे हैं आपको 3-4 बार देखना पड़ता है। तो ये मराहिल आपको पूरे करने होंगे, ठीक। नेक्स्ट, तर्जुमे के कुछ बहुत बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो जो मौका महल के लिहाज से अल्फाज का मौजू मुनासिब इस्तेमाल होना चाहिए। तर्जुमे के बारे में कहा जाता है कि ये मौजू अल्फाज के इस्तेमाल ही का नाम तर्जुमा है। इसको एक लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं सर, नगीना जुड़ने का नाम है। तर्जुमा जो है नगीना जुड़ने का नाम है। किस सुराख के अंदर कौन से साइज का नगीना फिट होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वहाँ पे कौन सा लफ्ज बैठता, नंगा, उरिया, बरना, ये तीनों अल्फाज भी एक ही माने के हैं, लेकिन आप वहाँ पर जुमले के एतबार से क्या चीज फिट होती
یہ آپ کو یہ انتخاب کرنا اصل ہے ترجمہ، یہ سلیکٹ کرنا اصل ترجمے کا نام ہے. مثال حال میں اخبار میں سری دیوی کا جو ہوا نا انتقال ہوا، دیہات ہوا، گزر گئے، کیا بولنا چاہیے؟ تو یہ تینوں ہے. سری دیوی کے لیے دیہات کو لکھتے آپ کو، دیہات ہندی کا لفظ گزر گئی لکھتے، وفات ہو گئی لکھتے. تو وفات، انتقال، گزر گئی، بہت سارے الفاظ ہیں. آپ اس جملے کے اعتبار سے کون سا مناسب جملہ وہاں فٹ ہوتا ہے، یہ آپ کے طے کرنے کا کام ہوتا ہے، مترجم کا طے کرنا ہوتا ہے. آج کل تو ترجمے میں بہت خراب کر رہے ہیں. مثال طور پہ یہ ہوا کہ ایک جگہ زلزلہ آیا اور 40 لوگ مارے گئے. مارے گئے کا لفظ صحیح ہے کیا؟ مجھے عام طور پہ ہمارے بتائیں گے مارے گئے صحیح ہے، لیکن ہندی کے اثر سے اب راشٹریہ سہارا میں سے بعض اخبارات میں یہی لفظ لکھا جا رہا، مارے گئے. مر گئے ہونا چاہیے. مارے گئے وہاں پہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی دوسرا اس کو قتل کر رہا ہے. فساد ہوا، 5 لوگ مارے گئے، یہ صحیح ہے. ایک جگہ فساد ہوا وہاں پہ 5 لوگ مارے گئے، یہ لفظ صحیح ہے. لیکن ایک جگہ زلزلہ آیا اور 5 لوگ مارے گئے، یہ غلط ہے. ایسے غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب موضوع متبادل کے لیے عربی، فارسی، ہندی تینوں زبانوں سے استفادہ کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ تینوں زبانیں اردو کی اصل زبانیں ہیں. عربی، فارسی اور ہندی، یہ تینوں زبانیں جو ہے نا، ہندی کا مطلب سنسکرت، اصل ہندی تو بعد میں آ گئی، اصل سنسکرت ہے. یہ انڈین ہے. یہ تینوں زبانیں اردو کی اصل زبانیں ہیں، مدر زبانیں. اس میں سے آپ کوئی بھی لفظ اٹھا کے آپ متبادل بنا سکتے ہیں. بعض انگریزی الفاظ مستعمل ہو گئے ہیں، ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ڈرائیور ہے، اب اس کے لیے غیر ضروری گاڑی باہر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ڈرائیور استعمال کیجیے. ٹکٹ ہے، ٹکٹ کے لیے ٹکٹ استعمال کیجیے. بہت ساری چیزیں جو انگریزی کی بہت ساری چیزیں اردو کا حصہ بن گئی ہیں، ان کو استعمال کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے ترجمے کے لیے قواعد اور جملوں کی ترکیب میں ہدفی زبان کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. آپ جب بھی جملہ بنا رہے اور قواعد لکھ رہے تو ہدفی زبان کے جو قاعدہ ہے، جو گرامر ہے اور جو جملے کی ترکیب جیسی ہوتی ہے اس کو یاد رکھنا، اصل زبان کو نہیں جانا. آپ ورنہ پھر وہ ترجمہ بہت ہی گنجلک ہو جاتا. ٹھیک ہے. بعض اوقات انگریزی کے جملے بہت طویل ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، تو آپ اس کو 2-3 جملوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جملہ پورا رہے، لیکن اگر نہیں ہونا تو توڑ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں. پھر ترجمے کی تحریر واضح اور قابل فہم ہونا. ترجمہ جو کر رہے ہیں آپ وہ اصل پڑھنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھ میں آنا، قابل فہم رہنا. قابل فہم کے لیے گنجلک بن گئی ہے تو ترجمہ کرنا بیکار ہے. پھر اس کے لیے اپنے کیے ہوئے ترجمے پر بار بار نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے. پھر آخری چیز یہ کہ ترجمے کے لیے ڈکشنری، فرنگ اصطلاحات وغیرہ کا استعمال لازماً کرنا چاہیے. آپ کتنے اچھے ماہر ہوں گے، آپ کو کتنا اچھا معلوم ہوگا. ہمارے ڈاکٹر صاحب تو بولتے کہ بغیر ڈکشنری کے آدمی جانا ہی نہیں. ڈکشنری میں دیکھ کے جب تک آپ تیقن نہیں کر رہے تھے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھنا. آپ کو معلوم نہیں تھا مانے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ڈکشنری دیکھنے سے نئے الفاظ مل جاتے ہیں اور اچھے الفاظ ملتے ہیں، تو اس لیے ڈکشنری دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے بڑھیے. ڈکشنریاں جو ہے آف لائن بھی ہے، آن لائن بھی ہے، موبائل ایپ میں بھی ہے. تینوں قسم کی ڈکشنری آپ کو مل جاتی ہے. آف لائن ڈکشنریوں میں آپ ایڈوانس ڈکشنری، انگلش اردو ڈکشنری ہے اور بہت ساری ڈکشنریاں ہیں. ڈکشنریوں کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اردو سے انگلش کی ڈکشنری، ایک انگلش سے اردو کی ڈکشنری، ایک اردو کی اردو ڈکشنری، ایک انگلش کی انگلش ڈکشنری. ایسے بہت سارے ہوتے ہیں. فرہنگ اصطلاحات کا کیا مطلب ہے؟ فرہنگ اصطلاحات مطلب کیا؟ جو مختلف مضامین کے اصطلاحات ہوتے ہیں ان کے اردو متبادلات ہوتے ہیں، اس کو فرہنگ کہتے ہیں. جس کے اندر اصطلاحات کا پورا مجموعہ ہوتا ہے. ABCD کے حساب سے پورے اصطلاحات ہوتی ہیں. یہ NCPL قومی کونسل برائے بڑوں میں اردو زبان نے مختلف اصطلاحات جمع کی ہے. جامعہ عثمانیہ کی بھی ایک کتاب ہے، وہ بہت پاکستان میں چھپی جانے چھپی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب کے اندر بہت سارے اصطلاحات کو انہوں نے اجزا کر دیا ہے. جامعہ عثمانیہ کی بھی اور NCPL کی بھی. آپ ان کو یا لائبریری میں دیکھ سکتے ہیں. بہت مدد ملے گی آپ کو اس کو ترجمے میں، اسپیشلی علمی ترجمے کے لیے تو کافی مددگار وہ آپ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. پھر آخری 4 باتیں آپ دھیان میں رکھ کے میں بات کروں گا. مترجم کو ترجمے کا ذوق و شوق ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے، زبردستی کو نہیں کرنا چاہیے. تیسرا، وسیع مطالعے کا حامل ہونا چاہیے. آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کا ذخیرہ الفاظ اتنا بڑھے گا. ذخیرہ الفاظ کیا ہوتا ہے؟ جی بھائی صاحب،
ذخیرہ الفاظ کیا بولیں گے؟ وکیبلری. پھر ترجمے کی مسلسل مشق کرنی چاہیے. آپ مسلسل مشق کرتے رہیے. آپ کوئی ایک چھوٹا ترجمہ کیجیے, اخبار میں بھیجیے, پھر کہانی کا ترجمہ کیجیے, اخبار میں بھیجیے, انگریزی کسی ایک اچھے مضمون کا ترجمہ کیجیے, لوکل اخبار میں بھیجیے. اس طرح سے آپ کی مشق کرتے رہیے. ترجمے کو کمتر نہ سمجھیے. اصل یہ ہے ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں ترجمہ ایک کمتر چیز ہے, چھوٹی چیز ہے, اصل کے برابر نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. ترجمہ ہی وہ اصل فن ہے جس نے ابھی یہ بتایا کہ پورے علم کو پھیلایا ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ ترجمہ بنے. دوپہر کے سیشن میں انشاءاللہ آپ اس پر کچھ عملی مشقیں کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو خود ترجمے میں کیسی دلچسپی پیدا ہوگی. کچھ اس سلسلے میں کچھ سوالات کر سکتے ہیں آپ لوگ. 2-3 منٹ باقی ہے, سوالات کر سکتے ہیں. سوال کیجیے. دیکھیں سوال علم کی کنجی ہے. ابھی آپ کو گوگل میں ترجمہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی آن لائن بتائیے. نیٹ کھلا ہے میرے فون. ہاں سر کر مشینی ترجمہ نہیں کہا گیا ہے سر. میرے فون. ہاں سر اوکے تمہارے مشینی ترجمہ کہتے ہیں اس کو. گوگل ٹرانسلیشن جو ہے سر بیسیکلی مشین ٹرانسلیشن ہے. مشین ٹرانسلیشن دنیا کی دیگر زبانوں میں بہت چل رہا ہے. مشین ٹرانسلیشن میرے فون کا کھولو. ایک زبان میں بٹن دبا کے دوسری زبان میں ترجمہ ہو کے آ جاتا ہے.